जहन प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर इकोनॉमी के क्वेश्चन हो सके तो लगवा दीजिएगा, और क्योंकि इकोनॉमी का बर्डन भी आप देखोगे लगभग यूपीएससी के प्रीलिम्स में 20% तो रहता ही है, ठीक है। और इकोनॉमी का लगभग 1-2 टेस्ट ही मैंने अब तक आपके साथ में डिस्कस किया है। तो आज हमने इसी को ध्यान में रखते हुए हमने संस्कृत आईएएस का इकोनॉमी का टेस्ट आपके साथ में लिया है, और ये पूर्ण रूप से 100 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन इकोनॉमी पर ही आधारित होंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप भी हमारे एजुकेशन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें जितना हो सके, ठीक है। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कितने सकल घरेलू उत्पाद के मापन की सीमाओं के संदर्भ में सही है। मतलब कि जीडीपी की बात यहाँ पर की जा रही है। एक वित्त वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किया गया वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। तो उसी पर क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं और 4 ही आपको ऑप्शंस दे के रखे हैं, बताना है कि कितने सही हैं, ठीक है। पेयर वाला क्वेश्चन है। देखिए, अगर पहला स्टेटमेंट को देखें कि काले धन की उपस्थिति, बच्चे सामान्यतः अगर आप देखोगे जिस अर्थव्यवस्था में काला धन होगा, मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसको ऐसे समझें, और उसके पास में आप अजूम करें कि 10 बिलियन उसके पास में भारतीय रुपया है। कितना है? 10 बिलियन भारतीय रुपया और ब्लैक मनी है। बट वो इसको बाइट करना चाहता है, और इसने क्या किया, एक दूसरे के थ्रू कोई कंपनी खोल ली, कि कंपनी इसने बी खोल ली। अब इसमें मान लीजिए कोई वस्तु एक्स का ये उत्पादन करता है। अब ये वस्तु तो वाइट होगी, क्योंकि ये जाकर के मार्केट में बिकेगी तो वस्तु का उत्पादन होगा, तो इससे देश की क्या होगी, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होगी। और ये कहता है कि देश की सीमा के भीतर किया गया वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, ठीक है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, सामान्यतः अगर आप देखोगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप देख रहे हो जैसे वो मनी को वाइट कर रहा है या फिर कहीं प्रोडक्टिविटी अगर वो बढ़ा रहा है तो वहाँ पर इसको शामिल कर रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले वाले को आप इसमें शामिल करेंगे। अब देखो, जैसे अगर मान लीजिए यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, तो अब यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काले धन से तो अर्थव्यवस्था का विनाश होता है ना, कि उससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक ही पड़ता है, क्योंकि टैक्सेशन आपने चुरा लिया, ठीक है, कोई सर्विस नहीं आप दे रहे हैं और पता चला उसको बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो सामान्यतः इसको हानिकारक ही माना जाता है किसी भी राष्ट्र या देश के आर्थिक विकास को दृष्टिकोण से, या जीडीपी हो या जो भी, ठीक है। तो अगर यूपीएससी पूछ ले, अब पता नहीं यूपीएससी क्या माने, इसको राइट माने या गलत माने, परंतु यहाँ पर ये सही मान रहे हैं इसको। मैं कहूँगा अगर मेरी थॉट्स अगर आप पूछे तो इसको गलत कर दो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हम मान के चलेंगे। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लेन देन के लिए जो वस्तु विनिमय का प्रयोग होता है, आपने अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी, आप इकोनॉमी के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम को आप यूँ समझें, मान लीजिएगा एक किसान है ए और एक किसान है बी। अब ए के पास में क्या है, मान लीजिए चावल है, ठीक है, और बी के पास में क्या है, आलू है, मान लीजिए, अजूम कीजिए। अब दोनों को क्या करनी है, तहारी बनानी है। तो देखिए ए क्या कर रहा है कि बी को दे रहा है चावल, और बी क्या कर रहा है, ए से ले रहा है क्या, ए क्या कर रहा है, बी से आलू ले रहा है, और बी क्या कर रहा है, इसे चावल ले रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अदला बदली होगी। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर इंटरचेंज हो गया वस्तुओं का, कि मान लीजिए 1 kg उसने क्या किए थे, आलू लिए, और 1 kg उसने क्या किया था, इसके बदले में आपको राइस दे दिया गया। मतलब कि चावल भी कितने दे दिया गया, 1 kg आपको चावल भी दे दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर बच्चे है, तो यहाँ से तो कोई उत्पादन ही नहीं हुआ, तो क्या आप इसको जीडीपी के अंदर शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप कहोगे सामान्यतः इसको भी शामिल नहीं किया जाता है। बार्टर सिस्टम यही होता है ना, वस्तुओं का एक्सचेंज। आपने देखा होगा भारतीय किसान कि अरे यार 1 क्विंटल बीज दे दो, मुझे को बोना है, जब क्या हुआ देगी मैं दे दूंगा, ऐसा होता है कि नहीं? तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी आप टेस्ट सीरीज सोल्व करें या फिर यूपीएससी का पीवाईक्यू सोल्व करें, तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा आप डेप्थ में ना जाएं। वो क्वेश्चन इतने डेप्थ में जा करके नहीं पूछ रहा है, वो सामान्यतः आपकी समझ पर पूछ रहा है। और ये भी क्वेश्चन आपसे सामान्यतः पूछे गए। अब इसको आप डेप्थ में एक्सप्लेनेशन कर दोगे तो कुछ भी आप बोल दो, उसको आप इनडायरेक्टली तो आप कहोगे अर्थव्यवस्था से जोड़ ही सकते हैं,
है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला दूसरा गलत हो जाएगा। जो धर्मार्थ कार्यों की अनदेखी हो जाती है, आप देखोगे अगर इसको हम देखें, ठीक है, तो इससे कई बार क्या होता है बच्चे, जैसे लेन देन होता है वैश्विक स्तर पर, ठीक है, जैसे सामाजिक सेवाओं में स्वैच्छिक और धर्मार्थ कार्यों में अनदेखी किया जाना, क्योंकि ये अवैतनिक होता है, इसमें कोई वेतन नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। मान लीजिए जैसे मैं कहूँ आपसे कि कोई कम्युनिटी है ए, मैं कोई धर्म का नाम नहीं ले रहा, नहीं तो बोलेंगे कि सर आप तो पूर्वाग्रह हैं किसी धर्म से विशेष से, नहीं, मैं मान लीजिए एक एक्स धर्म है, मान लीजिए हम ऐसे कह लेते हैं, एक एक्स धर्म है और ये एक्स धर्म के लोगों ने क्या किया, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, अभी आप देखोगे अप्रैल चल रही है, ठीक है, और चीखती गर्मी है, लू चलती है भारत में, नॉर्थ इंडिया में, तो उसने क्या किया, सार्वजनिक ऐसे पब्लिक प्लेस पर पानी की सुविधाएं और कई ऐसी सुविधाओं को उन्होंने बढ़ावा दिया। एक धर्म के अनुयायी हैं, कोई भी हो सकते हैं, एक्स मैंने बोला है, ठीक है, किसी का नाम नहीं लिया, तो जो वो गतिविधि कर रहे हैं, क्या उनको कोई वेतन मिल रहा है, क्या वो वस्तु का उत्पाद कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, नहीं, वो तो समाज की सेवा कर रहे हैं। वहाँ पर गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं, वहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं, उनको लेकर के वहाँ पर उनकी सपोर्टिव में है। तो यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत है। मतलब कि आप देखोगे अर्थव्यवस्था के बड़े भाग का अनौपचारिक होना। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक होना, जैसे अगर मैं कहूँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बच्चे एग्रीकल्चर एक्टिविटी को जीडीपी में शामिल किया जाता है क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है। अब देखो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ होती है बच्चे, ये बहुत बड़ा टर्म है, इसमें कपास भी है, कॉटन भी है कि नहीं, इसमें चाय भी है, जूट भी है, इसमें कॉफ़ी भी है, रागी भी है, विभिन्न प्रकार के दलहन तिलहन भी आपको देखने के मिलेंगे, अनाज भी मिलेंगे, तो ये इसके अंतर्गत आप देखोगे वास्तविक रूप से शामिल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी जो इसका आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और आप इसका आंसर ए ही माने, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे पहला दूसरा तीसरा गलत माने और जो कि आपका चौथा है ये सही, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो भी सीमित आप देखोगे ज्ञान है, ठीक है, मैं जो भी मैंने पढ़ा है उसके अनुकूल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कई बार क्या होता है, देखो इन्होंने आंसर कुछ और दे दिया होता है, कई बार नहीं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, एक जो भी आपका मन में आए विचार तो आप आवश्यक रूप से शेयर करें स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप इसका पीडीएफ पाने के लिए, ठीक है, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रखा है, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपका डाउट है मुझसे बात करने के लिए वहाँ पर, और ठीक है, आपको वहाँ पर ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 2। ये कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कितने भुगतान हस्तांतरण के उदाहरण हैं। मतलब कि आपने पढ़ा होगा जो भुगतान हस्तांतरण मतलब कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ठीक है, मतलब कि किस तरीके से भुगतान कर रहे हैं। जैसे अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से कई चीज़ें होती हैं कि नहीं, तो देखो यहाँ पर है पीएम किसान योजना, ठीक है, पहला। अब पीएम किसान योजना को क्या इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा यार, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सब्सिडी वगैरह दी जाती है, जैसे पेंशन हो गया, सुरक्षा से संबंधित हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो हाँ, आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे आप बात करते हैं इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना की बात कर लें, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है अगर आप इसकी बात कर लें, तो कई ऐसे अगर हम देखें जो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसको अगर हम देखें तो ये इसके तहत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये मुफ्त चूल्हे और रियायती मूल्य पर एलपीजी सिलेंडर की क्या करता है, उनकी पहुंच में मदद बनाता है, ठीक है, और इस प्रकार की एक सब्सिडी है, ये भुगतान हस्तांतरण के तहत नहीं आती है, ये ध्यान में रखना है। जबकि अगर हम देखें पीएम किसान योजना, वृद्ध पेंशन योजना और बेरोजगारी भत्ता, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें 3 सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इजी एंड पीजी था। अब इसमें देखो बच्चे, मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट से, ठीक है, इस टेस्ट से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि इस टेस्ट से आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। मैंने पर्सनली इसको ऑब्जर्व किया है। इसका जब आप एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, तो बड़े अच्छे से इसको मेंस के पर्पज़ से इन्होंने तैयार किया है कि नहीं। अब जो प्रीलिम्स में है तो उसके दृष्टिकोण से हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पर है पिछले दशक में। देखो जब आपसे पूछ ले पिछले दशक, दशक मतलब कि 10 बार की बात हो रही है, 10 साल की बात हो रही है, और ये कह रहे हैं कि पिछले दशक में राजकोष से घाटा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रहा है। मतलब कि जितना इन्होंने निर्धारित कर दिया उतना ही रहा है, उससे कम नहीं ज़्यादा है पिछले दशक में, ये ऐसा कह रहे हैं। क्या ऐसा आपको लगता है संभव है? भारत सरकार तो ऑफ बजटिंग बोरिंग कर लेती है,
बजट कर दिया 45 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने पारित, और पता चला 3 लाख करोड़ रुपए बाद में ले लिए ऑफ बजट। और जब उस स्थिति को आप क्या कहोगे फिर? तो वो स्थिति जो देखने के लिए मिलेगी, तो वो स्थिति से तो क्योंकि आपका घाटा अधिक हो गया, और घाटा अधिक हो गया इसलिए आप क्या कर रहे हैं? ऑफ बजटिंग कर रहे हैं, ऑफ बजट बोरिंग। तो आप देख रहे, तो यहाँ पर 10 वर्ष ज़्यादा होता है बच्चे। तो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे कई बार इकोनॉमी में आपसे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार वृद्धि हुई है, लगातार कमी हुई है। हाँ, अगर 5 वर्ष का ये पूछ लेता कि 2020 और 21 से राजकोषीय घाटे में कमी हुई है, तो आप कह सकते थे। जो 2000 अगर आपने 25-26 का जो बजट है इसका एनालिसिस किया होगा, तो जब आप कह सकते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। तो यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, पूछा कौन सा सही है, तो आंसर ए नहीं होगा और आंसर डी नहीं होगा। दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर एक बात और समझो, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तीसरा 100% सही है, क्योंकि सी में भी है और बी में भी है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, केंद्र सरकार बाजार से निश्चित समय सीमा, मतलब कि निश्चित सीमा से अधिक ऋण नहीं ले सकती है। अब वैसे तो ये स्टेटमेंट आप कहोगे कि सर ये स्टेटमेंट देखो, इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये निर्धारित कर दे, है कि नहीं, वो मार्केट से ज़्यादा भी ले सकती है। मान लीजिए उसको अगर ज़रूरत पड़ी, नीड पड़ी, तो ज़्यादा भी तो ले सकती है। लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि सरकार वो बताती है अपने बजट में कि हम इतनी बोरोविंग करेंगे और इतना हमारे पास में है। जैसे 17 लाख करोड़ रुपए का वर्तमान में सरकार अभी क्या करेगी बजट में, आप देखोगे बोरोविंग करेगी, और उसमें दोनों तरीके करती है, एक्सटर्नल और इंटरनल करती है। मतलब कि विभिन्न राष्ट्रों से भी लेती है, और उसके साथ साथ भारत के जो बड़े उद्योग घराने हैं उनसे भी कहीं ना कहीं बोरोविंग कर लेती है। जीसैक के माध्यम से अलग अलग तरीके होते हैं, वो आपने पढ़े होंगे। तो इसमें क्राउडिंग आउट कर देता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की छापता है और इसमें लागत की आपूर्ति करता है, तो इससे घाटे का वित्त पोषण किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दूसरा स्टेटमेंट आप इसको सही टिक करेंगे। तीसरा है कि राजकोषीय नीति द्वारा लैंगिक सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, सबसे पहले ये जो बजट था, क्योंकि राजकोषीय नीति का फॉलोइंग करने के लिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने जो जेंडर व्यवस्था ये पारित किया था, और भारत सरकार ने भी इसको आप देखोगे पारित किया, जो जेंडर को बेस मतलब कि टारगेट करता है, ऐसे जैसे वुमेन को, एक वर्ग को विशेष रूप से। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कोशिश करेंगे कि जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में अटैम्प्ट करें, नहीं तो हमारा टारगेट तो रहेगा 1 से 50 क्वेश्चन एक क्लास में आपको कवर करना, 2 पार्ट में, क्योंकि अब 1 से 1.5 घंटे 2.5 घंटे क्लास हो जाती है, और मैं भी नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी क्लास हो 3 घंटे की और आप बैठें और 4 घंटे तक आप पता चल रहा है इसको ही देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए भी अननेसेसरी हो जाता है। तो 2.5 घंटे क्लास आप नॉर्मल सी है कि आप देख लेते हैं फटाफट, फिर मन करता है तो फिर उसके बाद में देख लेते हैं, ठीक है, तो हो जाता है आपका। देखो चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से उपाय मंदी के निराकरण में सहायक है। देखो जब मंदी होती है, इकोनॉमिक क्राइसिस जब होता है, आपको मालूम होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में जब आपने इकोनॉमी पढ़ते हैं तो 2008 की जो मंदी रही है, ठीक है, उस वर्ल्ड ग्लोबल जो क्राइसिस रहा है उसके बारे में आपने देखा होगा, ग्लोबल क्राइसिस के बारे में, ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया आपसे, देखो क्या क्या इसमें निराकरण में सहायक होंगे। जैसे वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कमी करना। हाँ बिल्कुल, जब व्यक्ति से आप टैक्स कम लोगे तो व्यक्ति क्या करेगा, उसके पास में मुद्रा ज़्यादा बचेगी, तो वो उससे क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, या फिर आप देखोगे मार्केट में उसको लाएगा, तो डिमांड वो जनरेट करेगा सामान्यतः, या सेविंग करेगा, या फिर आप देखोगे इन्वेस्ट करेगा कहीं ना कहीं, या डिपॉजिट करेगा बैंक में, कुछ तो करेगा ना मनी का। ऐसा तो नहीं है कि घर में रख करके रखेगा। आज के समय में हर किसी को पैसा बहुत ज़रूरी है, तो अधिक से अधिक पैसा कमाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला एकदम सही है बात। दूसरा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। देखो अब इस क्वेश्चन को जरा आप समझिए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये एक उपाय के रूप में कैसे काम कर सकती है। कनेक्टिविटी को तो बढ़ा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकती है, इन्वेस्टमेंट ला सकती है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप डायरेक्टली देख रहे हो तो नहीं आ रहा है कि नहीं। अब डायरेक्ट जब नहीं आ रहा है तो आंसर इसका सही आना चाहिए। लेकिन बच्चे आप देखोगे जो प्रधानमंत्री ये जो, ठीक है, योजना है, ये इसको आगे लाने का आप देखोगे प्रयास करेगी। अब इन्होंने क्या है ना, कई बार ऐसी चीज़ें की हैं कि मैं कहूँगा आपसे कि आप जब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना तो आप भी चौकन्ने हो जाएंगे कई बार। तो जहाँ तक मेरी समझ है, तो कुछ क्वेश्चन मैं अपनी समझ से ही आपको बताऊँगा बच्चे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे ग्रामीण जो सड़क योजना है इसका कोई आप देखोगे इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है कि मंदी के समय आप सड़कें बिछा दो तो क्या मंदी से आपकी सुरक्षा हो जाइए, वही वाली बात कि घर में नहीं दाने और कहते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आप सड़क बिछा दो, अब देखो खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान, चलने के लिए, अब आप सड़क बात कर रहे हैं, है कि नहीं। रोजगार आपको चाहिए और आप सड़क की बात कर रहे हैं, मार्केट के अंदर बनी रही है, आप सड़क बिछाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका तो इससे और भी बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। जब दूसरा गलत है तो बच्चे आपका आंसर बी और डी नहीं होगा। गॉट इट। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों का उदारीकरण। हाँ, अगर आप लिबरल करो थोड़ा सा तो आपके देश के अंदर हो सके तो एफडीआई, एफपीआई, विदेशी आप देखोगे फंड आए, डॉलर आपके यहाँ पर आए, यूरो आए, पाउंड आए, येन आए, रेनो, तो ये सब मुद्राएं आपके यहाँ पर आए, तो आपके यहाँ पर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो मंदी से छुटकारा आपको मिल सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट ऑब्वियसली सही हो जाएगा। बैंकों द्वारा सस्ते ऋण की उपलब्धता। हाँ देखो, बिल्कुल सस्ते ऋण आप दो तो मार्केट के अंदर पैसा जाए तो उससे क्या होगा, मंदी को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर चौथा सही है। ये है बच्चे स्मार्टनेस तरीका। देखो कई बार क्या होता है ना, आप ऐसे नहीं है कि कोचिंग स्टडी पे चले आएंगे। मैं बच्चे कोचिंग पर नहीं जाता हूँ। कई बार बच्चों का आइडियोलॉजी रहती है कि सर ये उस कोचिंग का तो ऐसा है, मैं उसको नहीं टैग करता हूँ, कुछ नहीं, मैं अपनी नॉलेज को देखता हूँ कि मैं अपनी नॉलेज से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, टैकल कर पा रहा हूँ कि नहीं, बेटर। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो कोचिंग किसी का भी हो तो टेस्ट ही टेस्ट है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन से मतलब होता है ना कि आप किसी भी कोचिंग का आप ले लें, किसी का भी ले लें, ठीक है, चाहे वो मार्केट में है नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की आप क्वालिटी को देखें, क्वेश्चन को आप देखें, ठीक है। अपने देखो कभी भी उसके आंसर पे ना जाएं एकदम से कि उसके आंसर क्या, अरे भाई आप भी तो सोचो ना, तभी तो आप आंसर की तरफ जाओगे। आप ही नहीं सोच रहे, पता चले वहाँ पे आंसर टीप रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इससे डायरेक्टली कोई संबंध नहीं रखती है मंदी के समय। आप मंदी है और पैसा नहीं है, आप सड़कें बिछा दो, कैसे भाई मंदी से निकल सकते हो। तो यहाँ पर 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर विचार करें और पूछा गया है कि अनुचित साधनों की रोकथाम। सार्वजनिक परीक्षा में जो अनुचित साधन होते हैं उसके लिए अधिनियम बनाया गया था 2024 के तहत अनुचित साधनों को सम्मिलित किया गया। आपने संसद में ये बात तो सुनी होगी और यूपी आप देखोगे, यूपी में तो कई ऐसी परीक्षाएं जैसे आरओ की परीक्षा, बिहार पीसीएस की परीक्षा, यहाँ तक कि जेईई का, नेट का एग्ज़ाम परीक्षा, मतलब कि आप ये देखें कि उस लेवल का करप्शन भारतीय परीक्षाओं में आपको देखने के मिला। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सांसद कह रहे हैं और संसद में कह रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की स्वयं वेबसाइट कह रही है कि हाँ परीक्षाओं में धांधला हुआ, और धांधला नहीं हुआ तो भाई क्यों आप बिल लेकर के आए फिर। जो अनुचित साधनों की रोकथाम के बारे में क्यों आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं तो उसको लेकर के क्या क्या इसमें सम्मिलित किया गया है। कई बार आप देखोगे उस पर जुर्माना बहुत लगाया गया है, उसमें सज़ा की बात की गई है, तो कई चीज़ें उसके अंतर्गत ऐड ऑन की गई हैं। जैसे परीक्षा के दौरान बैठक व्यवस्था में हेरफेर। हाँ बिल्कुल, अगर आप मान लीजिए परीक्षा के समय इधर खुरापाती कर रहे हैं, कहीं उधर बैठ रहे हैं, कहीं उधर बैठ रहे हैं, अपनी जो सीट है उस पर नहीं बैठ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है। तो पहला एकदम सही है। किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार को सहायता करना। बिल्कुल, उम्मीदवार आप परीक्षा दे रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, अब पता चले कोई दूसरा हेल्प कर रहा है, कुछ ये बता रहा है कि आपका पहले का बी दूसरे का सी, और पता चला अच्छा नप गए फिर, तो बिल्कुल ये फर्जीवाड़ा ही तो है। मौद्रिक लाभ हेतु फर्जी वेबसाइट का देखो, अब यहाँ पर फर्जी वेबसाइट का निर्माण करना इनडायरेक्टली ये इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जरा आप सोचो, थोड़ा बहुत भी अगर आप सोचोगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या फर्जीवाड़े के लिए देखो, जब आप किसी वेबसाइट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, अब मौद्रिक लाभ के लिए जैसे धोखाबाजी आप कर रहे हैं, ठीक है, और बना रहे हैं ऐसे कि फर्जी परीक्षा संचालन कर रहे हैं, ऐसे फर्जी प्रवेश पत्र जारी कर देते हैं, तो बिल्कुल वो इसके अंतर्गत आएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, तीसरा भी इसमें शामिल होगा। आंशिक प्रश्न पत्र या फिर उत्तर कुंजी लीक करना, बिल्कुल ये भी इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। और इसमें कई बार आप देखोगे सज़ा भी रखी गई है, जिसमें 10 लाख रुपए का जुर्माना भी है, 3 से 5 साल तक की सज़ा भी रखी गई है, कई चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग के कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे बोर्ड भर्ती, बैंकिंग, कार्मिक चयन संस्थान, नेशनल जो आपके टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अगर सम्मिलित करता है, तो इसके अतिरिक्त इसके दायरे में सरकार के सभी मंत्रालय और कर्मचारियों की भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए अधीनस्थ कार्यालय भी आएंगे, और इस अधिनियम के तहत सभी अपराध, संज्ञेय और गैर जमानती
असमानीय प्रकृति के हैं और लोक परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का सहारा लेने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ साथ 3 से 5 वर्ष की कैद का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पर आपने बेरोजगारी पढ़ी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई ऐसे बेरोजगारी के प्रकार पढ़ते हैं। जैसे इसमें आपसे चक्रीय बेरोजगारी की बात पूछी जा सकती है कि नहीं, आपसे इसमें संरचनात्मक बेरोजगारी पूछी जा सकती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब देखो पहला देखो क्या है, पूछ रहा है कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है। पहला देखो ये कह रहे हैं आपसे कि चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब मांग की कमी और अवसाद अथवा मंदी से उत्पन्न हो जाए तो एक साइकिल बन जाता है। जैसे कोविड पैंडेमिक के समय देखो, पहली कोविड की वेव आई, उसमें थोड़ी सी मंदी चली गई, फिर से लोगों को साइकिल का क्राइसिस हुआ, फिर बढ़ा ग्राफ थोड़ा नीचे चला गया, फिर से डबल लॉकडाउन लगा, है कि नहीं। तो उस समय आपने देखा होगा लोग इस आप देखोगे चक्रव्यूह में फंस गए थे, कई के बेरोजगार हो गए, आज तक नहीं सीधे हो पा रहे हैं। तो जो चक्रीय बेरोजगारी होती है, मंदी की कमी के कारण बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था में कम श्रमिक शक्ति की आवश्यकता होती है और वस्तु एवं सेवाओं की समग्र मांग और संपूर्ण देश की कमी होती है, तो रोजगार कम हो जाता है और इसी के अनुसार बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है और चक्रीय बेरोजगारी अवसाद और मंदी होती है। ठीक है, तो पहला एकदम सही है। दूसरा कह रहे हैं संरचनात्मक का मतलब होता है कि बच्चे यदि आपके देश और राष्ट्र, गली मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट, गांव में अगर संरचनात्मक मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, वहाँ पर आप देखोगे ऐसे संसाधन नहीं है, तो आप देखोगे अच्छे रोजगार की तलाश, ये अच्छे रोजगार की तलाश में नहीं जाते, इसको बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। जब अच्छे रोजगार मतलब कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर इच्छित वेतनमान का अभाव, तो ये घर्षणात्मक की बात कर रहा है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं होता है, तो लोग सफ़र करते हैं फिर बेरोजगारी में, जिसको संरचनात्मक कहते हैं। तो दूसरा गलत है। घर्षणात्मक बेरोजगारी जो होती है ये आप देखोगे अच्छे रोजगार की तलाश में व्यक्ति काम करता है, एक रोजगार को छोड़ करके दूसरे की तरफ जाता है। मान लीजिए इस व्यक्ति को 10,000 रुपये की सैलरी पर महीना मिलती हो और ये व्यक्ति चाहता है कि मैंने स्किल डेवलप कर लिया, बहुत कुछ सीख गया हूँ, तो अब मैं चल के क्या करूँ, अब दूसरी रोज़गार में मतलब कि जो ए नाम की कंपनी इसमें चला जाऊँ और यहाँ पर अब मैं जा कर के 20,000 रुपये पर महीना कमाऊँ। तो यहाँ से ये छोड़ेगा रोज़गार। अब ये बेरोज़गार नहीं था लेकिन इसने रोज़गार छोड़ा, अब दूसरी तरफ चला गया, तो क्या है, स्वेच्छा से रोज़गार की तलाश कर रहा है, इच्छित वेतनमान का अभाव था इसको, तो इसलिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा भी गलत है, पहला इसमें सही है बच्चे, तो इसमें केवल एक सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक बार आवश्यक रूप से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से रिवीजन कुछ हो रहा है कि नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना हो सकेगा मैं अपनी जितना भी मेरे में नॉलेज है ऐसा करके, ठीक है, अब वो तो मैं इनसे वाले टॉपिक पे नहीं जाऊँगा, हालांकि अगर मैं खोलना शुरू कर दूँ तो एक क्वेश्चन ही ले जाएगा आपके 20 मिनट 30 मिनट, तो क्लास उसी में चली जाएगी, 10 क्वेश्चन ही। मेंस में आपसे चर्चा होगी, यूपीएससी के प्रीलिम्स के बाद में मैं कई ऐसे फाउंडेशन कोर्स आपके लिए लाऊंगा जिसमें जीएस आपको निःशुल्क और फ्री में लिख करके पढ़ाएंगे बच्चे। ठीक है, आप भी नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और चलिए आइए देखिए, फिर आपको बड़ी मोटी मुद्राएं कहीं देने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर देखो 4 स्टेटमेंट है, पूछा गया कितनी विशेषताएं लघु जो आपकी फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पूछा है, पढ़ा है कि नहीं, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने बच्चों ने पढ़ा है, कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे, बताइएगा। ये कह रहे हैं न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, कितनी, 100 करोड़ रुपए की। क्या न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए की? देखो जब मैं कहता हूँ कि यूपीएससी की परीक्षा में सामान्यतः बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन 95% आपके गलत होते हैं, ये नोट डाउन कर लो। जहाँ पर आपको यूपीएससी के पेपर में डाटा दे दे, जैसे ये था 100 करोड़ रुपए, 100 नहीं है, ये गलत है। कितना होता है बच्चे, 200 करोड़ रुपए होता है, तो पहला गलत हो गया। नगद आरक्षित अनुपात से छूट होती है, मतलब कि जो आप देखते हैं सीआरआर, ये देखो जो आपके क्षेत्रीय बैंक होते हैं, विदेशी बैंक होते हैं, ठीक है, एसवीएफ, इसमें जो स्मॉल आपके ये जितने भी बैंक होते हैं सभी बैंकों को मानदंडों के अधीन आता है। इसमें नगद आरक्षित अनुपात और एसएलआर सीआरआर को रखा यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये छूट नहीं होती है, इसमें भी इसको रखना पड़ता है, ताकि देखो इससे इसकी सिक्योरिटी बनी रहे। 50% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। देखो ये कह रहे हैं कि कम से कम 50% जो शाखाएं हैं,
ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र PSL पे ये देता है अपना, ठीक है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है कि 50% ये ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए खासतौर पर इसको लाया गया है, ठीक है। किसको लाया गया है? MSME क्षेत्रीय ग्रामीण जो आपके बैंक होते हैं RRV को स्थानीय क्षेत्र पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत है, ठीक है। तो ये MSME को 50% नहीं, ये गलत है। मैंने कहा जब डाटा आपको दे दो थोड़े चौकन्ने हो जाए। हाँ, चौथा स्टेटमेंट सही है कि ये जो आपके फाइनेंस बैंक होते हैं, लघु वित्त जो आपका जैसे RRV है, तो ये 75% आपका पीरियोडिक सेक्टर लैंडिंग जो होता है उसको देना अनिवार्य होता है। 75% ये अपना देते हैं। उसमें आपका MSME सेक्टर होता है, एक्सपोर्ट होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, SC ST होता है, आवास होता है, ठीक है। ऐसे कई सेक्टर होते हैं और एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ पर केवल एक सही हो जाएगा, मतलब कि चौथा इसमें सही है और बाकी के पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल चौथा स्टेटमेंट सही था। तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी, आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 का एक साथ वीडियो को पोस्ट करके आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दें और 3 का आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 4 और 7 का आंसर दें, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके आराम से। कंसिडर फॉलोइंग, जैसे मिनिमम कैपिटल 100 करोड़, ठीक है। तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है? बताइएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपने पढ़ा होगा। देखो, जब आप इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, मुद्रास्फीति, क्या पढ़ते हैं? जब आप इन्फ्लेशन पढ़ते हैं बच्चे, तो इन्फ्लेशन में आप दो तरीकों से आप देखते हैं। इसमें दो फैक्टर खासतौर पर होते हैं। एक होता है WPI और एक होता है CPI। तो आपसे पूछा गया है कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स होता है, CPI के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण इसी के आधार पर होता है। मतलब कि जो गवर्नमेंटल जितने भी अधिकारी होते हैं उनका जो वेतन भत्ते मिलता है, तो उसको CPI को और इन्फ्लेशन को, क्योंकि इसमें आप देखोगे दोनों का प्रयास करके कंबाइंड निकाला जाता है। मतलब कि रूरल प्लस अर्बन, तो दोनों को निकाला जाता है। तो पहला एकदम सही है, ठीक है। NSO इसी को ही खास तौर पर ध्यान में रखता है जब कोई पॉलिसी बनाता है या फिर वेतनमान की बात करता है, तो पहला सही है। व्यापार घोटाला और बीमा जैसी सेवाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे व्यापार घोटाला है, बीमा है, तो ये इसके अंदर थोड़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी स्टेटमेंट सही है। ट्रेड खासतौर पर ये इसमें नहीं आता है, ठीक है। हालांकि ये दोनों को समाहित करता है, वस्तु और सेवाओं को, लेकिन व्यापारिक जो गतिविधियां खासतौर पर आती हैं वो WPI में आती हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर बीमा जैसी कोई घोटाला है तो वो से भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वर्तमान में इसमें खाद्य और पेय पदार्थों का 50% भार से कम है। हाँ, देखो, इसमें वर्तमान में अगर हम देखें बच्चे, तो तीसरा भी सही है। इसमें लगभग आपका कितना है, 45% आपका फूड का है इसमें, जिसमें फूड है और पेय पदार्थ हैं। तो तीनों बातें यहाँ पर पूछा है कितने सही हैं, तो तीनों सही हैं, मतलब किसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका उद्देश्य क्या है? अब आपको कोर इन्फ्लेशन पता होना चाहिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार देखो, मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट सीरीज से आप क्या और सीख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज बेटा बहुत कीमती है आपके लिए, बता रहा हूँ मैं। समझना इस चीज़ को, फोकस करना। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना, पेन पेंसिल लेकर के बैठे, एक पेपर ले लें 4A साइज़ का, जो प्लान आपके पास में कॉपी है उसको लेकर के बैठे, और इसमें ये ऑब्जर्व करें कि ये कोचिंग या फिर ये संस्थाएं यहाँ से क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आपके लिए इन्फ्लेशन वाला जो टॉपिक है ना, वो मोस्ट हो गया है, उसको आवश्यक पढ़ें। UPSC क्वेश्चन पूछता है यार, तो इसको ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, पूरे आंसर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है, इन्होंने बहुत चीज़ यहाँ पर की गई है कि इन्होंने खासतौर पर इस पेपर को ऐसे सेट किया है कि इसका क्वेश्चन पूरा दिख जाता है, दृष्टि की तरफ वो लंबा वाला नहीं है। विजन आई इसका इस तरीके से क्वेश्चन विकल्प अलग है और क्वेश्चन अलग है, स्टेटमेंट अलग है, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन भी अच्छा बनाया, सॉलिड है, एकदम आपका रिवीजन करवा रहा है, और खासतौर पर क्वेश्चन का जो एरिया है वो भी इन्होंने सही है, ताकि आपको पूरा एक फ्रेम में क्वेश्चन और विकल्प दिख रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 9, बताएं बेटा। आपको किसी प्रकार की आवाज़ आ रही होगी पीछे, मुझे मालूम है,
क्योंकि ये पंखा या फिर कूलर वगैरह की आवाज़ आ सकती है। देखिए ये पूछ रहा है कितनी पीएम जन धन योजना के लाभ हैं। पीएम जन धन योजना आपने पढ़ी है, अब उसके कई लाभ हैं बच्चे। क्या हैं उसके कई लाभ हैं, तो कौन कौन से ऐसे लाभ हैं उसके बारे में आपसे पूछा है। ये जो स्कीम थी ये 28 अगस्त को 2014 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, क्योंकि इनकी सरकार बनी थी। तो पीएम जन धन योजना के माध्यम से इन्होंने सबके जीरो अकाउंट बैलेंस पैसे आप देखोगे खुलवा दिए। ये सरकार का बड़ा अच्छा प्लान था। देखो इन्होंने 2014 में सबके अकाउंट खुलवाए, जीरो शून्य खाता, शून्य बैलेंस खाता सबका खुलवाया। उसके बाद में नोटबंदी लेकर के आए, सारा पैसा इन्होंने एकत्रित कर लिया, लोगों के खाते में कहा कि सबके 10 लाख रुपए आएंगे। उसके बाद में 2017 में जीएसटी लेकर के आ गए। ये काम बहुत अजीबोगरीब करे इन्होंने, एकदम बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो पहला है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा यहाँ पर मिलता है। जी हाँ, ये पहली बात सही है। ओवर ड्राफ्ट की जो सीमा है यहाँ पर कह रहे हैं कि 20,000 है। बच्चे देखिए 20,000 नहीं है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आप इसमें से क्या कर सकते हैं कि इसमें आप कहीं ना कहीं 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। पहले इसमें कितना था 5,000 का था, 5,000 से इन्होंने अब क्या कर दिया है इसको 10,000 रुपये कर दिया। मतलब कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप ओवरड्राफ्ट क्या कर सकते हैं, मतलब कि विदाउट अकाउंट के भी पैसा नहीं है आपके में तो आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। पहले 5 था अब 10 है। ये 2 लाख का बीमा देता है, न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। 30,000 का जीवन बीमा कवर करता है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 रुपये की न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता होती है। मैंने कहा ये जीरो बैलेंस शून्य बैलेंस खाता होता है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर 2,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट के लिए कोई शर्त नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शर्त नहीं है। आप कभी भी जाएं और पैसा नहीं है आपके अकाउंट में, आपको 2,000 रुपये चाहिए तो बैंक से आप इस खाते से निकाल सकते हैं। पीएम जनधन योजना के तहत आपका खाता खुला होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलिए, तो ऐसी स्कीम क्योंकि आप देखो क्या है कि सरकार को, ठीक है, ये 10 वर्ष ही इन्होंने बजट में आप देखोगे, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बजट में खासतौर पर इन्होंने यही तो किया है, अपनी जो 10 साल की जितनी भी इन्हों की वृद्धि रही हैं, आप देखोगे योजनाएं रही हैं, उसके साथ साथ इन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वही तो गिनाए हैं, उनकी चर्चा करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए 10, हाल ही में यूरोपियन यूनियन द्वारा मिशन एस्पाइडस आरंभ किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस मिशन का उद्देश्य है? एस्पाइडस के बारे में आपसे पूछा गया, बताइएगा। ये देखो जो मिशन चालू किया गया था, तो आपने मैपिंग की होगी तो आपने पढ़ा होगा रेड सी, बाब अलमंदेब अरब सागर से जाते हुए ऐसे रेड सी जाते हैं, रेड सी से होते हुए सुएज कैनाल, सुएज कैनाल से आप चले जाते हैं मेडिटेरियन सी, और यहीं से आप यूरोप में चले जाते हैं। ठीक है, जिब्राल्टर स्टेट होते हुए इधर, फिर अटलांटिक सागर, फिर ऊपर इधर चले जाएंगे, फिर नॉर्थ सी की तरफ इधर ये ब्रिटेन आपको मिल जाएगा, ये यूरोप आपके इधर घूम रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर है। तो यहीं पर क्या हुआ था, जो आपका आप देखोगे ओमान है, ठीक है, क्या है, जो आपका यमन है, यमन सॉरी ओमान नहीं यमन, तो यहाँ पर एक कई ऐसे हूती यहाँ पर थे और हूतियों का आक्रमण हुआ, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको रेड सी वाले क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ से आवाजाही क्या हो गई थी बच्चे, ये सुएज कैनाल से अब जो सामान था, जो वस्तुएं थी वो नहीं जा पा रही थी, तो वस्तुएं कहाँ से घूमेंगी, आप अफ्रीका घूमेंगे और फिर जाएंगी ऐसे करके, तो कहाँ से, भारत से और इधर से होते हुए। तो ये खासतौर पर इसीलिए उस हूती को वहाँ से हटाया जा सके और फिर से बाब अलमंदेब से होते हुए रेड सी और रेड सी से होते हुए सुएज कैनाल, फिर मेडिटेरियन सी, फिर जिब्राल्टर स्टेट, फिर ऊपर आप चले जाएंगे यूरोप, तो वहाँ पर इन्हों को पहुँचना था। ठीक है, तो ये खासतौर पर लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों की जो सुरक्षा थी, क्योंकि वो लूट रहे थे हूती लड़ा के, तो ये इसलिए चर्चाओं में रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसमें कुछ है नहीं वैसे तो, लेकिन मैपिंग जरूरी है। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इन्होंने गैस पाइपलाइन पे क्वेश्चन पूछा था रेड सी से, शायद आपकी बार मैपिंग से क्वेश्चन पूछ ले। और ये एरिया बहुत बड़ा सेंसिटिव जोन रहा है इस साल। ठीक है, लास्ट ईयर भी ये लगभग 2 सालों से रहा है। ठीक है, जो आप पढ़ते ही हैं इजराइल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। ये पूछा है कि कितनी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं। प्रतिस्पर्धी बाजार ऐसा होता है बच्चे जहाँ पर सारी चीज़ें आपको खुली हुई मिलेंगी। मैं कहूँगा कि पूंजीवादी बाजार हो, मतलब कि एकदम खुला हुआ मार्केट हो, यहाँ पर किसी की कोई रोक टोक ना हो, सभी चीज़ें आपके लिए खुली हो, तो उसको आप पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए वस्तुओं का, कैटिल नहीं बन सके, वहाँ पर सभी के लिए खुला होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है कि क्रेताओं की संख्या अधिक किंतु विक्रेताओं की सीमित संख्या। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप मुझे बताओ बच्चे कि जो अगर क्रेता हैं, ठीक है, जो क्रेता हैं, खरीदने वालों की संख्या अधिक हो जाए, ठीक है,
और विक्रेताओं की संख्या सीमित हो जाए। मैं कहूँ बच्चे आपसे कि मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं और ये क्या कर रहे हैं, वस्तु ए बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके 100 व्यक्ति हैं और इन 100 वस्तुओं को ही क्या है, ये वस्तुएं खरीदनी है इन 5 से। तो आप देखो जब 100 मार्केट में आएंगे ना इनके 5 की जगह, अगर आप इसको बांटेंगे तो एक पर 20-20 होगा। अब एक व्यक्ति पर 20 व्यक्ति इसके आगे ऐसे खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, डिमांड करते हैं मुझे दो, मुझे दो, तो क्या होगा, ये प्राइस 5 के 5 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर तो इनका कैटिल बन गया। तो यहाँ पर जब कैटल बन गया इनका, तो यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहाँ से होगी, यहाँ पर तो मोनोपोली हो जाएगी इनकी। ये जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से रेट तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। ये थॉट आपका होना चाहिए डेवलप, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि बाजार में फर्मों की स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, बिल्कुल जो बाजार में जो फर्म है, जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो हों, आएँ और जाएँ, बिल्कुल सही बात है, दूसरा एकदम सही है। परिवहन और किराया लागत पर शून्य व्यय, ये भी बात सही है कि उस पर ज़्यादा आप टैक्स वैक्स ना लगाओ भाई, शून्य व्यय रखो। मांग की पूर्ण लोचशीलता होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ पर जो डिमांड हो रही है उसके अनुकाल ही वहाँ पर सारी चीज़ें हों, डिमांड टू, तो उसकी लोचशीलता हो भाई, उसका पूर्ण रूप से स्वतंत्रता तभी तो होगी ना, प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला गलत है, दूसरा और तीसरा चौथा सही है। तो इसमें कितने सही हैं, तो आप कहोगे सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर से सकल घरेलू उत्पाद पर। आप देखो मैंने अभी आपको बताया है, तो इसका आंसर आप दो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का अभी मैंने पहला ही जो क्वेश्चन था जीडीपी से रिलेटेड था। एक वित्त वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर किया गया वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। ये मैंने डेफिनेशन बता दी है, इसी में सब कुछ इसका सार छिपा हुआ है। तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है। देखो भाई मैं आपको एक बात खुल के बता दूं, अगर आप कमेंट्स करोगे, आंसर दोगे, आपको अगर आपका आंसर राइट होगा, आप अच्छे से देखो, अब जब आप आंसर देते हैं ना तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि वाओ मेरा आंसर सही है। आपको लाइक भी मिलेगा संस्था की तरफ से, आपको हार्ट भी दिया जाएगा, और आपका यदि गलत होगा तो आपको समझाया जाएगा कि बच्चे आपने जो क्वेश्चन नंबर 12 है तो उसका गलत आंसर दिया है यूँ इस तरीके से, तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको जैसा लगे आप दे, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है, मैं कर्तव्य पथ पर हूँ, तो आपको साथ लेकर के चलूँगा, आपको आपके मुकाम तक पहुँचाने का प्रयास, आपकी हेल्प करूँगा जितना हो सके। तो कमेंट्स इसका आंसर दो क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है पहले क्वेश्चन में। इसमें केवल विपणन योग्य वस्तुएं को ही शामिल किया जाता है। विपणन योग्य मतलब क्या होता है, यह आपको अपनी तरफ से समझना है, ठीक है, ये आपको अपनी तरफ से समझना है, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसमें प्रशिक्षित, मतलब कि आप देखोगे सफाई कर्मियों को दिया गया वेतन शामिल नहीं होता। इसका अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं पर विचार किया जाता है। मैंने अभी बताया ना, अंतिम बाजारिक मौद्रिक मूल्य, ठीक है। अब ओनली है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर बताओ कितने सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन सही है कि आपको पूर्ण रूप से देख रहे हो जीडीपी कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, इन्फ्लेशन कितना ज़रूरी हो गया। अब देखो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं, आपसे क्या पूछा गया है कि कौन से जुड़वा घाटा के परिणाम हैं। अब यहाँ पर जुड़वा घाटा क्या होता है, या तो इंग्लिश की टर्मोलॉजी देखो, आइए इंग्लिश की टर्मोलॉजी देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम इंग्लिश की टर्मोलॉजी यूज कर सकते हैं। क्या करें आपसे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्विन डिफिशिएंट, मतलब कि जो ट्विन डेफिसिट है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए जुड़वा घाटा, आइए देखिए क्वेश्चन। पूंजी का बहिर्गमन, मतलब कि यदि पूंजी आपके देश से बाहर चली जाए तो क्या जुड़वे घाटे के अंतर्गत आएगा। इसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। बजट घाटा या फिर राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका जुड़वा भाई के रूप में जाना जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। पूंजी बहिर्गमन तो ये तो आएगा इसमें। रुपए के मूल्य में वृद्धि, अब देखो बच्चे रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी तो क्या आपको घाटा होगा, घाटा कदापि नहीं होगा आपको। तो जहाँ पर 2 है उसको कट करो, तो आंसर आप देखोगे बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, फिर बचा क्या, आंसर ए होगा। दैट्स इट। सरकारी उधारी में कमी, अब घाटा है, कमी नहीं होगी बच्चे और बढ़ जाएगा। घाटा है तो इस घाटे को तो पूरा करोगे ना, कहाँ से, मार्केट से बोरोविंग करोगे, एक्सटर्नल बोरोविंग करोगे, इंटरनल बोरोविंग करोगे, उसके साथ साथ आरबीआई से कहोगे थोड़ा सा मुद्राएं छाप लो और हमें दे दो, ठीक है। वर्तमान में ये बताइएगा आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में, पहले शक्तिकांत दास थे, अभी कौन है, कमेंट्स में बताओ इसका आंसर।
तो यहाँ पर तीसरा सही है मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर जो चौथा है ये गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत है, पहला तीसरा सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बजट आपके लिए जरूरी है बच्चे, यहाँ से बजट का भी आपका रिवीजन हो जाएगा। इसका जो पीडीएफ है, जैसे ही आपका सेकंड पार्ट आपको अपलोड करवाया जाएगा, आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 14, किसी निवेश को विदेशी संस्थागत निवेश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा यदि विदेशी निवेश को निवेश के परिणाम स्वरूप में भारत में प्राप्त होते हैं। अब देखो इसका भी बात हुई है, क्योंकि एफडीआई एफपीआई की बात आप करते हैं तो वहाँ पर पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो जब आप यहाँ पर देखो क्या है, विदेशी संस्थागत निवेश की बात की गई है, मतलब कि एफडीआई की बात की है। ठीक है, किसकी बात की गई है? एफडीआई। सॉरी, देखिए बच्चे, जो एफडीआई होता है इसको लेकर के एक रंगनाथन, आई थिंक अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, तो एक कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड की थी कि एफडीआई इतना होना चाहिए, एफपीआई इतना होना चाहिए। तो उसमें से अब यही है, तो 10% का रूल उन्होंने बताया था कि जो एफडीआई होना चाहिए वो आपका 10% से हो सके तो अधिक होना चाहिए। तो इसको प्लस से हम इंडिकेट कर देंगे, तो 10% से अधिक होना चाहिए। वहीं जो एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो जो निवेश होता है, एफपीआई, और इसको एफआईआई भी कहते हैं। ठीक है, फॉरेन जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बच्चे आपका कितना होना चाहिए? ये आपका 10% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूछा क्या है? एफडीआई। तो एफडीआई क्या है? 10% या उससे अधिक इक्विटी शेयर होते हैं तो उसको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आपका भी ये था? बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट। मेरे को सब पता है, सब पता है मेरे को, क्या कर रहे हो आप? ठीक है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक कर लो यार। लाइक करने से क्या होता है कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाती है, जैसे आप हैं। आप मान लीजिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते, आप इतने सामर्थ्य नहीं है, परंतु यूपीएससी का ख्वाब देखा है, सपना देखा है, तो साकार करेंगे, आपके लिए ही तो है हमारा। तो उन बच्चों तक भी जा सके जो दिल्ली जैसे शहर में आकर के कोचिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फ़ायदा मिल जाएगा उनको, इसका लाभ मिल जाएगा, और कुछ नहीं होता है, उस लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, केवल ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाती है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में खोजे गए नवीन हड़प्पाई स्थल मोरोघरो क्या है? यहाँ पर देखो पूछा गया है कि मोरोघारो के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। अब ये 3 स्टेटमेंट है, बताओ बेटा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए, पहला है कि इसमें मुख्य नगर में किलेबंदी नहीं की गई थी। ठीक है, क्या थी? किलेबंदी नहीं की गई थी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर किलेबंदी थी और पश्चिम में लगभग 102 मीटर और उत्तर में लगभग 58 मीटर तक विस्तृत इसकी दीवारें यहाँ पर हैं। तो पहला एकदम गलत है। यहाँ से घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। देखो मैं आपको बता दूँ कि हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल हो, आपको कहीं पर भी घोड़े के अवशेष नहीं मिलते हैं। हाँ, सूतकांग के दौर से आप कह सकते हैं, लेकिन वो ईरान के बाद में है, तो वो कुछ भारतीय जो हड़प्पा सभ्यता रही है उससे नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा भी गलत है। यहाँ कब्रिस्तान विशाल शिलाखंडों से घिरा हुआ था। हाँ, ये बात सही है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिली हैं, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। और ये जो स्थान है जिसको मोरोघारो की बात की गई है, ये कहाँ पर है मैं आपको बता दूँ, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पर है इसको भी ज़रा सुन लो। तो गुजरात में आपको मिलेगा बच्चे, कहाँ पर? कच्छ के पास में एक लोद्राणी गांव है। कहाँ पर? कच्छ में। लिख लो बेटा, कच्छ में एक गांव है जिसको बोलते हैं लोद्राणी। लोद्राणी गांव है, तो यहाँ पर ये खोजा गया, तो वहाँ पर आपको मिला है। ठीक है, और लगभग ये 4500 से, ठीक है, पुरातात्विक हड़प्पाकालीन जो बस्ती हैं ये लगभग 4500 ईसा पूर्व तक की बात हो रही है प्राचीन वर्ष में, और 2600 से 1900 तक ये रहा ही है, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो कितने सही हैं? केवल एक सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दें। क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है? फटाफट वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर दे बच्चे। 10 नंबर, 11, 12 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन,
देखो इस टेस्ट सीरीज में हम जूम बहुत कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको पूरा दिख जाएगा, परंतु हम विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में, दृष्टि आईएएस में हम जूम नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या हुआ है, ऑप्शंस कट जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस भी दिख रहे हैं और क्वेश्चन भी आपको पूरा दिख रहा है। चलिए आइए देखिए जरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। मुद्रा बाजार के साधन हैं और परिपक्व अवधि हैं और विशेषताएं आपसे पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर दें तो और भी बेटर है। देखो ये कह रहा है नोटिस मनी। नोटिस मनी क्या होती है बच्चे, इसको खास तौर पर जो नोटिस मनी होती है आप देखना होगा, तो इसको जैसे कॉल मनी भी कहते हैं। नोटिस मनी को क्या कहते हैं, कॉल मनी मार्केट कहते हैं। इसको कॉल मनी भी कहा जाता है और ये 14 दिन का होता है। गिरवी योग्य परिसंपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें खासतौर पर जो बैंक होते हैं, बैंकों से बैंक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एचडीएफसी ने कॉल किया, अच्छा पैसे की जरूरत है, कहाँ से, एचडीएफसी ने कहाँ से ले लिया पैसा, एसबीआई से, एसबीआई ने कहाँ से ले लिया, एचडीएफसी से। तो इस तरीके से ये लेन देन होता रहता है। वो मार्केट पर आधारित जो इंटरेस्ट रेट होता है वो उनका अलग होता है, उसी के अनुकूल वो उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। फ्री में कोई नहीं देता है, ध्यान रखेंगे। तो गिरवी कोई संपत्ति नहीं रखनी होती है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट तो लिया जाता है। तो पहला एकदम सही है। नगद प्रबंधन जो बिल होता है, अगर हम देखें नगद प्रबंधन जो बिल होता है बच्चे, इसमें ये कह रहे हैं 91 दिन से। देखो पहली बात तो ये अल्पकालिक होते हैं और ये कह रहे हैं अधिक नहीं बच्चे, कम की आवश्यकता होती है। और ये कह रहे हैं इन्हें छूट पर जारी नहीं किया जाता, ये छूट पर जारी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये अल्पकालिक होते हैं, 90 दिन से कम का समय होता है इनका, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये छूट पर जारी किए जाते हैं। इसको टी बिल कहते हैं, ट्रेजरी बिल जिसको हम कहते हैं। हम सुना है कि नहीं टी बिल का, अरे बेटा टी बिल का नाम सुना है कि नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपने सुना होगा, ठीक है। टी बिल आपने पढ़ा होगा, TLTRO आपने पढ़ा होगा, LTRO पढ़ा होगा, LF कॉरिडोर आपने पढ़ा होगा। अरे पढ़ें कि नहीं, बोलो हाँ, हाँ बोलो हाँ, नहीं तो फिर पढ़ाई होगी बहुत ज़्यादा। तीसरा स्टेटमेंट आपका अंतर बैंक अवधि मुद्रा, मतलब कि अंतर बैंक जो अवधि मुद्रा होती है, ये कह रहे हैं कि 14, देखो इन्होंने कहा 3 माह, 3 माह नहीं बच्चे, ये 14 दिन की से अधिक 3 महीने तक की परिपक्व अवधि होती है। ये कह रहे हैं 3 महीने से अधिक नहीं, 14 दिन से ये 3 माह तक रहता है और दीर्घकालिक नहीं होता, ये भी आपका अल्पकालिक मुद्रा होती है। तो इसको भी ध्यान में रखना। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो 3 महीने मतलब कि 90 आप कह सकते हैं, तो ये भी अल्पकालिक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कितने सही हैं, तो एक सही है पहला वाला और बाकी के यहाँ पर दूसरा तीसरा गलत है। तो देखो है ज़रूरी थे कि नहीं, बताओ बेटा। अब आप देखो कि इकोनॉमी का सर टेस्ट करवा दो, इकोनॉमी के क्वेश्चन करवा दो। लो बेटा इकोनॉमी के क्वेश्चन हम आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। आओ बताओ आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये पूछ रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। मैं गला चीखते चीखते थक गया कहते कहते आपको, जो भी मैंने इकोनॉमी के टेस्ट आपके साथ में डिस्कस किए थे, यूपीएससी के PYQ हम डिस्कस कर ही रहे हैं, मैंने किए हैं इकोनॉमी के, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया है लास्ट 5 ईयर्स के। और मैं इस महीने के बाद में आपकी जो सीरीज़ है PYQ वाली वो कंटिन्यू रहेगी। यूपीएससी के 2 लास्ट ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। लगभग 17 तक हमने कर लिया ना, 17-18 तक हो गए, फिर उसके बाद हम करेंगे पेपर आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। एक पेपर एक क्लास में कर लेंगे सोल्व, और क्या है, 5 घंटे क्लास एक ही ले लेंगे ऐसी तैसी, ठीक है, पेपर की। आओ देखो ये कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। अब वर्ल्ड बैंक कई बड़ा रिपोर्टें जारी करता है और मैंने आपको कई बार बताया कि एक बार पढ़ लो, IMF की रिपोर्ट पढ़ लो, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लो, WTO के बारे में पढ़ लो, तो बेटर रहेगा। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया और ये पूछे जाते हैं बेटा क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बेटा बताओ, एलिमेंट मेथड बहुत अच्छे से यूज होगा इसमें। ये कह रहे हैं कि वैश्विक जो आर्थिक संभावना रिपोर्ट है वो कौन प्रकाशित करता है, ये वर्ल्ड बैंक ही प्रकाशित करता है। वैश्विक जो वित्त विकास रिपोर्ट है ये कौन प्रकाशित करता है, ये आपका वर्ल्ड बैंक ही करता है। अब मुझे बताओ विश्व व्यापार रिपोर्ट कौन प्रकाशित करेगा, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। ये जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट नंबर आपका 2 है, अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो मुझे आप बताओ कौन करेगा। सो सिंपल, आप कहोगे सर ये तो WTO करेगा ना, ये तो खास तौर पर WTO करेगा, सो सिंपल। तो आप कहोगे हाँ ये WTO करेगा। अब क्वेश्चन जहाँ पर 3 है, एलिमेंट मेथड लगा दूँ, तो ये तो गलत है। तो आंसर
सी तो है नहीं, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है। और 3 मतलब कि जो व्यापार रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक नहीं WTO करता है। अब कल्पना करो कि आपको वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में पता ही नहीं, परंतु आपको आंसर तो पता है, आंसर तो ए मिल गया, एलिमेंट मेथड तो लग गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है ये बेटा IMF करता है, IMF करता है, ठीक है। कौन करता है? IMF करता है। तो एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, WTO के बारे में पढ़ना है और IMF के बारे में। खास तौर पर इनके द्वारा कोई रिपोर्ट अगर प्रकाशित की जाती है तो रिपोर्ट की लिस्ट बना लो और उसको चिपका लो साइड में। बस कुछ नहीं करना है, सुबह को उठो 5 मिनट उसको एक बार पढ़ लो, कुछ नहीं करना है, फिर रख दो, फिर अपनी पूरी दिनचर्या जो पढ़ना है वो पढ़ो, फिर कभी मौका मिले एक बार बाद दिन में देख लो, शाम को सोने से पहले 5 मिनट देख के उसको सो जाओ, सुबह उठो फिर देख लो, मात्र 3 दिन देख लो ऐसे, ठीक है। 3 दूनी 6 बार आप देख ही लोगे, एक बार लिखोगे जब देख लोगे, एक बार कहीं से लिखोगे ना ऐसे देख के तो वहाँ तो लगभग 8-10 बार आप देख लोगे, आपका काम हो जाएगा, रिपोर्टें याद हो जाएंगी, फिर रोना आपका बंद हो जाएगा कि सर याद नहीं होती, है कि नहीं। तो ये तरीके मैंने भी खूब आजमाए, ये तरीके खूब किए हैं, अप्लाई किए हैं और बहुत कुछ सीखे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर। ऐसे ही याद नहीं हो जाती, बहुत सारे डाटा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद नहीं हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं। अब ये देखो, इसमें कोई फैक्ट, इसमें वो नहीं है कि कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, ये चीज़ें होंगे, भाई रिपोर्ट है, पढ़नी तो पड़ेगी, कुछ भी निकाल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन, जैसे कि WTO। देखो 3 स्टेटमेंट है। पहला, आर्थिक सुधारों के बाद से, जब से मतलब कि आर्थिक सुधार, इन्होंने किससे पूछा है क्वेश्चन बताओ? LPG रिफॉर्म, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, LPG जो मैंने आपको बताया, LPG ये नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब ये कह रहे हैं कि आर्थिक सुधारों के बाद से देश में ऋण GDP अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है। देखो, क्या 1990 के दशक से आज 2025 तक आपको लगता है कि लगातार इसमें वृद्धि हुई है? मैंने कहा था, अभी आपको एक क्वेश्चन में सोल्व करवा रहा था, जहाँ पर भी आपको सतत शब्द दे दे, क्या दे दे, जहाँ पर सतत दे दे, आपको लगातार दे दे, तो बच्चे ध्यान में रखो, जहाँ पर ऐसे शब्दों का उच्चारण हो जाए लगातार और सतत वगैरह का, तो वो क्वेश्चन गलत होता है, खासकर इकोनॉमी में। तो पहला गलत है। अब देखो, जैसे ही पहला गलत हुआ है, एलिमेंट मेथड का हम यूज करेंगे, चूकेंगे नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए और डी नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसने पक्का ये निर्धारित कर दिया कि दूसरा तो सही है। माय गॉड। तो माय लॉर्ड, अगर आपका दूसरा सही है तो तीसरे पर हम देख लेते हैं। दूसरा पढ़ते हैं कि किसी भी नई सरकार के वित्त प्रदर्शन में प्राथमिक घाटे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ बिल्कुल, कि आप कितना प्राथमिक घाटा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या है, बजट घाटा आपका क्या है, सारी चीज़ें। अतिरिक्त बजट उधारी, ऑफ बजट फाइनेंसिंग, निजी निवेश को बढ़ाने में सहायक होता है। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि ये निजी निवेश को बढ़ाएगा ही, ये घटा भी सकता है भाई, ये घटा भी सकता है। मान लीजिए, अब भारत सरकार, मान लीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा किया, 45 लाख करोड़ रुपए का आप बजट पेश कर रहे हैं महोदय, और आपको पता चल रहा है कि आपका बजट तो कम रह गया, खर्च आपके ज़्यादा हो गए, उसमें आपका हेलीकॉप्टर के खर्चा, आपकी रैलियाँ भी रह गई, इलेक्शन भी रह गए राज्यों के, तो आपने क्या करा, आपने 3 लाख करोड़ रुपए का और ऑफ बजट बोरोविंग कर लिया। तो उस स्थिति में आप देखोगे तीसरा गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। तो राइट आंसर क्या है? बी है, ठीक है। तो बजट बहुत ज़रूरी है बच्चे, बजट बहुत ज़रूरी है और बजट आपने अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। बजट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये ध्यान में रखना, बजट पर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। जो डाटा आप पढ़ लो उससे शायद पूछ ले एक आध डाटे को हिंट्स के रूप में, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसमें कौन कौन से ऐसे की कॉन्सेप्ट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था 19 नंबर, देखो 4 स्टेटमेंट है, पूछा गया उपयुक्त में से कौन से कारकों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर ने राजकोषीय स्वायत्तता को प्रभावित किया है। किसको? राजकोषीय स्वायत्तता को प्रभावित किया GST ने। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया। मैं ही बता देता हूँ, आप क्या बताओगे, ठीक है। चलो बताओ बेटा, आंसर बताओ आप सीधा, दिए आंसर? अरे आंसर दे लो भैया, दे लो। देखो ये कह रहे हैं सिन गुड्स पर कर लगाने की स्वतंत्रता। बिल्कुल, अगर आप सिन गुड्स पर कर लगाओगे तो आप मुझे बताओ क्या उससे राजकोषीय स्वायत्तता को प्रभावित करेगा? सिन गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, पहले तो ये बताओ। जो बेटा सिन गुड्स होती हैं वो कौन सी गुड्स होती हैं, ये मुझे आप बताओ कमेंट्स में।
इतने में दूसरा स्टेटमेंट आपके साथ में चर्चा का बिंदु बना लेता हूँ। सभी राज्यों में एक समान दर। देखो जीएसटी की जो दर है ऐसा तो नहीं है ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। सिन गुड्स वह गुड्स होती हैं बच्चे जो समाज और पर्यावरण के हानिकारक होती हैं परंतु उपभोक्तावादी होती हैं, जैसे तंबाकू प्रोडक्ट है, जैसे शराब है, ठीक है। अब ये समाज के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के हानिकारक है, लेकिन ये सिन गुड्स है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। तो सभी राज्यों में एक समान जो आप देखोगे आज दर है, कहते नहीं कि वन नेशन वन टैक्स होगा, जीएसटीसी का तो कहता है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। कर की दरों में परिवर्तन पर रोक, ये भी बात सही है, क्योंकि कर की दरों में अगर आप परिवर्तन पर रोक लगाओगे तो ये राजकोषीय स्वायत्तता को प्रभावित करेगा ही करेगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद में एक राज्य का मत, अब ये देखो ये नहीं है एक राज्य का मत, ऐसा नहीं है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल में कितने की जरूरत होती है? 3/4 की जरूरत होती है ना, बताइएगा क्या मैं सही हूँ? जीएसटी काउंसिल जो है उसकी जो परिषद होती है, तो इस पर क्वेश्चन पूछेगा आगे आपसे, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान में रखो इसको। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला तो गलत है, पहला गलत हो तो आंसर आपका ए और सी नहीं होगा। चौथा भी गलत है तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, तो जीएसटी को एक बार पढ़ें, आवश्यक रूप से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके स्लेब को पढ़ें, कर टैक्स को पढ़ें, 0, 5, 12, 18, 28 है कि नहीं, 5 तरीके का इतना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचारण मंत्रालय द्वारा जारी नेविगेट भारत पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य है? अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन वह क्वेश्चन है कि आप ऐसे क्वेश्चन को चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। आपको पता है तो बताओ, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके ऊपर ऐसे क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, नहीं, मैं आपको इसमें एक गाइडेंस दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन 100% पता है कि संचार सूचना और संचार मंत्रालय द्वारा जारी की गई नेविगेट भारत पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, अब आपने पढ़ रखा है कि नेविगेट जो आपका भारत पोर्टल है इसका उद्देश्य XYZ है, तो आप इसका आंसर दें, क्वेश्चन को क्या करें, टैकल करें, क्वेश्चन को पिक करें और आंसर दें। और यदि नहीं पता है ना, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, क्वेश्चन को मुस्कुराएं और क्वेश्चन से कहें बाद में टाइम बचेगा तो देखेंगे, और स्किप करके आगे बढ़ जाए। नहीं पता है तो देखिए, रिस्क नहीं लेना है पहले फेरे में, पहले आप वो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लें जो क्वेश्चन आपसे आते है कि नहीं, तो फिर बाद में अगर टाइम बचता है तो अच्छा आप देख लेते हैं, थोड़ा माइंड घुमा लेते हैं, अच्छा नेविगेशन ये नहीं हो सकता, फिर ऐसे कीवर्ड जैसे केबल, ठीक है, केबल वाला, केबल टेलीविज़न समझ तो क्या है, केबल टेलीविज़न जो वायर वाला जो होता है, केबल मतलब कि वायर, ठीक है। अब केबल वाला ऐसे नहीं है, केबल है। अब यहाँ पर जैसे देश में सभी मीडिया संबंधी संस्थाओं का एक व्यापक डेटाबेस को उपलब्ध कराने के लिए जो नेविगेट भारत पोर्टल है इसको शुरू किया है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेविगेट, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसके लिए है। क्वेश्चन नंबर है 21 जीबीए के बारे में पूछा है। जीडीपी और जीबीए आपने पढ़ा होगा, ग्रोस वैल्यू एडिशन के बारे में। अरे बोलो हाँ, पढ़ा है कि नहीं? ना जिसने भी कर दी, आपने कहा था सर इकोनॉमी का टेस्ट लगवा दो, मैंने टेस्ट लिया है, ठीक है, आपके लिए, और कि मैंने कहा कि मेरे को इकोनॉमी का टेस्ट चाहिए, बस इकोनॉमी का, तो वहाँ से मुझे टेस्ट मिला है इकोनॉमी का, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन क्या है। शकल मूल्यवर्धन जीबीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से सही है? अब यहाँ पर जीबीए के बारे में पूछा गया है और 2 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। पहला है कि यह सकल घरेलू उत्पाद और कर के संबंध का मतलब कि आप देखोगे उसमें सहायक है, संबंधों का निर्धारण करने में सहायक होता है। बिल्कुल, प्रोडक्ट कितना हो रहा है वस्तु का और उसमें वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है। अब कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, पहले बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, ये इसका निर्धारण करने में सहायक होता है, तो पहला सही है। यह आर्थिक उत्पादन और वृद्धि की दर का सही माप प्रदान करता है, ठीक है, तो बात एकदम सही है। तो पूछा है प्रयोग कर सही बताना है, तो सही ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 22 नंबर वाइस प्रेसिडेंट। बताओ बेटा, उपयुक्त में से कितने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र हैं? किसान क्रेडिट कार्ड तो पढ़े होंगे आपने, किसान क्रेडिट कार्ड, इसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, KCC।
पहले कितना था, इसमें 3 लाख रुपए तक का, अब इसको 5 लाख रुपए बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया है, 3 से बढ़ाकर अब इसको 5 लाख कर दिया गया है। अब एक किसान जो 3 लाख रुपए निकालता था बजट 2025-26 में, इसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। तो पहला है काश्तकार किसान होते हैं मौखिक पट्टेदार। मौखिक पट्टेदार किसान, क्या इसके वो धारणकर्ता बनेंगे मौखिक पट्टेदार? क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड योजना खासतौर पर 1998 में शुरू की गई थी। इसमें वाणिज्यिक बैंकों को, जो आपके लघु वित्त बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी संस्थाएं, कई को शामिल करने का प्रयास किया गया। और किसानों को 2% की ब्याज छूट, 3% का त्वरित पूर्व भुगतान और 4% प्रतिवर्ती, बहुत कम मतलब की रेट पर उपलब्ध होते हैं। जैसे 4% पर, 3% पर ऐसे मिलता है। तो इसमें कौन कौन है, जैसे काश्तकार किसान होते हैं, बिल्कुल। मौखिक पट्टेदार भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। बटाईदार किसान, काश्तकार किसान है, मौखिक पट्टेदार हैं किसान, व्यक्तिगत और संयुक्त उधारकर्ता के मालिक कृषक होते हैं, बटाईदार किसान। तो ये सब है, ठीक है। जो आपके किसानों का ग्रुप है वो भी है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना। इसकी चर्चा भी हुई है इस वर्ष 2025-26 का जो बजट है उसमें चर्चा हुई है। क्वेश्चन आपका 16 इंग्लिश मीडियम। बेटा इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करो, राइट आंसर दो, दबा के ठोको लाइक, ठोको ठोको बेटा, ठोको लाइक। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है तो थोड़ा सा ठोक लो आप भी लाइक। क्या ही जाएगा आपका यार, एक बटन ही तो दबाना है। ऐसे कुछ अगर जाता हो तो मुझे बता दो, मुझसे कहो ना तो मैं आपको 50 दबा दूँ एक साथ। लो 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 और लो, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पूछ रहा है आपसे, स्वतंत्र भारत के बाद के दशक में भूमि सुधार कुमारप्पा समिति की सिफारिश पर आधारित थे। मतलब कि जो भारत में लैंड रिफॉर्म ऐसे किए भारत सरकार ने, तो उस पर कई ऐसे रिकमेंड दी थी। तो उसमें कोई एक कमेटी थी जिसकी सिफारिश पर ये बात की गई थी। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है आप देखो, ये स्वतंत्रता तत्काल बाद भूमि संबंधी क्योंकि चिंताएं थी। देखो, भारत में क्या था बच्चे कि लैंड एरिया तो बहुत है लेकिन उत्पादकता कम थी, पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत थी। पाकिस्तान के पास में पूरा आप देखो सिंधु का प्रदेश चला गया। एक तरीके से इतना मिच्योर वो क्षेत्र है, वहाँ पर बस बीज डालो उत्पादन लो, बीज डालो उत्पादन लो, जनसंख्या कम। मात्र लगभग पाकिस्तान की वर्तमान में जनसंख्या अगर आप देखें तो लगभग 10 करोड़ के आसपास है, शायद इतनी है, 6 से 10 करोड़, 6 शायद 6 थी, मैंने देखा था 2011-12 के तथ्य तो यही बताते हैं। बढ़ गई होगी थोड़ी जनसंख्या, मान लो तो 8-10 होगी, ठीक है, क्योंकि भारत की अब बड़ी है तो उसकी बड़ी होगी। तो आप समझ लो, उत्तर प्रदेश की देख लो, लगभग 28 से 30 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो आप समझ लो ज़रा, तो वहाँ पर था। तो यहाँ पर हमें तत्काल ज़रूरत थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म को सुधार करने के लिए। जमींदारी प्रथा, आपने कई केस पढ़े होंगे पॉलिटी में, खैर। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। भारत में किफ़ायती आवासों को अवसंरचना का दर्जा दिया गया, बिल्कुल, ये अवसंरचनात्मक क्षेत्र में रखे गए थे, ठीक है। तो ये बात भी सही है। क्षेत्र है जो आपका रूरल, जो रीजनल रूरल जो आपके बैंक थे उनके प्रबंधन पूर्णतः राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। देखो नहीं, इसमें राज्य सरकारों के द्वारा नहीं होता है, इसमें 3 तरीके से होता है। इसमें रखा गया आपका 50% और 15% ये अनुपात के रूप में होता है, और 35% ये होता है ना, हाँ। तो ये रेशियो रखा गया है। 50% केंद्र सरकार का होता है बच्चे इसमें, 15% जो आपकी राज्य सरकार का होता है, और 35% स्वयं बैंक होती है। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दें, चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको ही देते हैं। निम्नलिखित में से कितनी जीरो बेस बजट की विशेषता है? जीरो बजट बेस पढ़ा है आपने? जीरो बजट बेस, जैसे कार्यक्रमों को अधिक धन की उपलब्धता करना, तो ये आएगा। क्योंकि जीरो बजट बेस का मतलब होता है, एक बेहतर तरीका है बजट को सर्वप्रथम अमेरिका में जॉर्जिया प्रांत जो 1973 में अपनाया गया था, इसके पूर्व में समस्त व्यय को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि आगे आने वाले कारकों के लिए जो व्यय की जाने वाली व्यय न की जाने वाली मंदों या धनराशि को ध्यान में रखा जाता है। जो पीछे हो गया छोड़ो उसको, आगे आने वाला, ठीक है। तो पहला एकदम सही है। योजनाओं की समीक्षा में तरलता, बजट समायोजन में शीघ्रता और संसाधनों का सुगम आवंटन, तो जीरो बेस बजट का ये प्रमुख है। तो यहाँ पर चारों है बच्चे, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, आंसर क्या होगा?
कितने कथन ग्रे जोन युद्ध पढ़े हैं तो बताओ, नहीं पढ़े हैं तो फिर आगे चलें। अरे बोलो हाँ, कुछ तो बोलो भाई, कमेंट्स करते रहो। देखो कमेंट्स करने से आपको वो अनुभव मैं फील करा दूंगा, आपको रियलाइज नहीं होने दूंगा कि आपको रिकॉर्ड क्लास देखने दे रहा हूँ। ठीक है, बताओ बेटा। सोनू मोनू तन्नू बताओ बेटा। गोलू बीपीएससी यूपीएससी स्टार मेकर। देखिए ये कह रहे हैं कि यह परंपरागत युद्ध नीति और रणनीतियों पर आधारित है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये परंपरागत रणनीतियों पर कहाँ से आधारित हो जाएगा? ग्रे जोन युद्ध है बच्ची ये, ठीक है, क्योंकि ये रासायनिक डायलॉग नोबे संस्करण के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से 2024 में ग्रे जोन युद्ध के मुद्दों का प्रकाश डाला था और यह कहा गया कि ये ग्रे जोन वारफेयर युद्ध के नवीनतम रूप हैं, जो आपका 2024 में रायसीना डायलॉग आपने पढ़ा होगा। तो ये तो आज अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां आप देख रहे हैं, इजराइल की गतिविधियां देखिएगा, पूरा इराक देखिएगा, जो स्थिति रही है उसको देखिएगा, और रशिया जो यूक्रेन वाला वार है उसको देखिएगा। तो पहला तो गलत है। इसके अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां त्वरित प्रभाव दिखाई देता है, मतलब कि उसका जो प्रभाव है अगर आप देखें त्वरित नहीं, बाद में रासायनिक गतिविधियां हैं, ये लंबे समय तक आपको महसूस होगा। द्वंद्वी को खतरा महसूस किए बिना उस पर हमला हो जाता है और इसका नुकसान पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त कार्रवाइयाँ या गतिविधियां की जाती हैं, उनका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक बाद दिखाई देता है। विस्फोटक अगर रासायनिक हथियारों का यूज किया जाएगा, भोपाल साइद्री किसने नहीं पढ़ा है वो गैस, आज भी वहाँ पर लोग विकलांग पैदा होते हैं। हिरोशिमा नागासाकी याद कीजिए, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार, अमेरिका का जो बम, परमाणु बम का, मतलब जरा समझिएगा वो बहवा, कभी बात करूंगा उस पर आपके साथ में। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। चीन की जो स्माइलिंग रणनीति है, ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ इसका उदाहरण के रूप में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको आप 100% इसमें रखेंगे तो ये बात सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या पूछा आपसे? 26 नंबर इजी एंड पीजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है। जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 देख पा रहे हैं और इस क्लासेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और लगातार वो जुड़े हुए हैं एजुकेशन परिवार से, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो वीडियो को, ये मेरे को मालूम है। पता चल जाता है वो सबसे सारी चीज़ों से, क्योंकि आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो सब दिखता है। ठीक है, ऐसा ना समझे नहीं दिखता है। और कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है ये भी दिखता है। बहुत कुछ दिखता है बच्चे, आपका बहुत कुछ दिखता है। ये भी दिखता है कि आप किस क्षेत्र से वीडियो को देखते हैं, बहुत कुछ दिख जाता है इसमें। ठीक है, आईडी तो आपके नाम की रहती है। ठीक है, तो बताइएगा आंसर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अरे आपने पढ़ा होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, पढ़े कि नहीं? अरे बोलो हाँ, तो बताओ इसका आंसर। देखो, निजी स्वामित्व की अवधारणा, उद्यम की स्वतंत्रता, उपभोक्ता का प्रभुत्व, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव और समाज के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। क्या इसका उद्देश्य है? समाज के कल्याण का ध्येय होता है, मतलब कि ध्येय IAS है। वाह, मजा आ गया, है कि नहीं? बताओ करेक्ट आंसर क्या है? तो राइट आंसर दें इसका, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन नंबर बच्चे 26 है, 26 नंबर का आंसर आपको कमेंट्स करना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इजी और पीजी था ये क्वेश्चन, तो क्या ही करता। ये पूछा गया भारत में मुद्रास्फीति, अभी बताया बेटा, अभी बताया, बिल्कुल राजकोष है, अभी बताया आपको मुद्रास्फीति, मैंने आपको बताया ना, CPI WPI याद कीजिए। इसलिए कहता हूँ कि टॉपिक वह है इसके अंदर, बहुत ही ये सॉलिड टेस्टों में से एक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूमनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी और हो सके। बताओ, आप दिख रहा है पूरा क्वेश्चन? अपना कहना ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तुम बहुत जूम करवाते हो मुझसे। देखो, मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सरकार द्वारा राजकोषीय नीति का विस्तार, मतलब कि यदि राजकोषीय विस्तार करे सरकार, चाहे कि हमें चलो बजट को बढ़ा दें और थोड़ा सा पैसा मार्केट में जाने दें, तो बिल्कुल ये इसके अंतर्गत आएगा ही आएगा। कृषि क्षेत्र का पिछड़पन, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ जाए या ना पिछड़े तो उससे सामान्यतः आप देखोगे तो इन्फ्लेशन तो नहीं होता है कि नहीं? या होता है? नहीं होता है।
खराब मानसून, हाँ खराब मानसून जो होता है वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाए, कमी, हाँ वृद्धि हो जाए तो हो जाएगा। तो देखो अगर आप दूसरे स्टेटमेंट देखें तो वो गलत है, करेक्ट आंसर आप देखोगे क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1, 3, 4 इजी एंड पीजी ये क्वेश्चन था, बताओ क्या ही करता, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कथन और कथन 1, कथन 2, जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक को गतिशील धन के रूप में संदर्भित किया जाता है। बिल्कुल वो गतिशील ही होता है बेटा, जो डॉलर होता है ना वो एकदम गतिशील होता है क्या ऐसा? विदेशी संस्थागत निवेशक नहीं। देखो बेटे जो एफपीआई होता है, एफडीआई होता है, दोनों में अंतर होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 10% का रूल बताया। एफपीआई क्या होता है, एफपीआई जो होता है, जो विदेशी संस्थागत निवेश नहीं होता है, एफपीआई जो होता है बेटा वो लाभ कमाता है, मार्केट से निकल लेता है। जबकि एफडीआई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, आपके विकास की गतिविधियों को, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये लंबे समय तक आपको देखोगे पैसा कमाता है। तो दूसरा पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जो पहला कथन है, अगर आप पहले कथन की बात कर लो बेटा, किसकी, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, जो विदेशी संस्था का निवेशक है ये गतिशील धन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल एफडीआई जो होता है और एफपीआई जो होता है ये दोनों गतिशील होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है, ये भी लाभ कमाने के लिए आता है, तो पहला सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि विदेशी संस्थागत निवेशक मुनाफे के लिए वित्त संपत्ति में निवेश करने की प्रक्रिया को शामिल करता है, इसलिए तो ये क्या होता है, गतिशील धन होता है, लाभ का मालिक होता है, ये लाभ कमाने के लिए। आप किसी कंट्री में पैसे लगाएंगे तो आपका मोटो क्या होगा, अरे बोलो हाँ, लाभ कमाना ना, जी हाँ। तो वैसे ही क्या है, कोई भी अगर विदेशी संस्था का निवेशक एफआई, एफडीआई, एफपीआई अगर आपके यहाँ पर आ रहा है, पैसा अगर आपके देश में लगा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, और कथन पहला कथन दूसरे की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट। 23 का राइट आंसर दें इंग्लिश मीडियम, 24 का, 25 का, देन क्वेश्चन नंबर 26 का कमेंट आंसर इसका देना बेटी। ओ बेटा लाल, इसका आंसर कमेंट्स कर दो क्वेश्चन नंबर 26 का। 27, 27 पूछा गया है, केसेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया, फिजिकल जो आपका एक्सपेंसेशन बाय द गवर्नमेंट, बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, पोर मानसून, या फिर राइजिंग इन ऑयल प्राइस एंड ग्लोबली। स्टेटमेंट 1 एंड 2, 28 का राइट आंसर दो बेटा, बोथ 1 एंड 2 ये राइट आंसर है ना। चलिए बोलते रहो हाँ और ना। ट्वेंटी 29 नंबर है, जीएसटी से क्वेश्चन है और उसकी काउंसिल से क्वेश्चन है, बताओ है कि नहीं। जीएसटी काउंसिल से अभी मैं आपसे चर्चा ही कर रहा था, इस पे क्वेश्चन देखो पूछ लिया गया है कि नहीं। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, हॉट मनी पढ़ा है, मनी के प्रकार जब आप पढ़ते हैं, जो सॉफ्ट मनी आप पढ़ते हैं, हॉट मनी आप पढ़ते हैं, इन मनी के बारे में आप देखते हैं, तो ये सब इसमें चर्चा का बिंदु होता है, पढ़े तो वही है, हॉट मनी होता है डॉलर, ठीक है। सॉफ्ट मनी जैसे भारतीय रुपया, रीजनल लोकल करेंसी। हॉट मनी की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है और सॉफ्ट मनी कम होती है। फिर आपने पढ़ा होगा वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी, ठीक है। लिब्रा फेसबुक की करेंसी है लिब्रा, ठीक है। चलिए आइए देखो, ये जीएसटी पे पूछा गया है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहे हैं कि किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। क्या 2/3 की आवश्यकता होती है, पहले तो ये बताओ मुझे, पहले तो ठोको और ये मुझे बताओ बेटा, क्या इसमें 2/3 की आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको बताया था, पूछ रहा था आपसे कि सर 3/4 की आवश्यकता होती है, 2 की बता रहे हैं, तो कौन बता रहे हैं 2 का, सुधर जाओ। तो देखो यहाँ पर जहाँ ए है उसको कट कर दो, आंसर ए नहीं है, डी नहीं है। ये गारंटी है कि 2 नंबर आपका सही है, दूसरा जो विकल्प है मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, अब तीसरा चेक करना है। लेकिन पहले देख लेते हैं, यह स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले करों या फिर उपकरों की सिफारिश कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, जो स्थानीय लोकल बॉडीज़ को, ठीक है, पंचायतों को क्या क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर रिकमेंड तो कर ही सकती है, बाकी का जो चीज़ें होंगी वो बाद में, लेकिन वो बता तो सकती है। तीसरा है केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। आप मुझे बताओ बेटा, जो तीसरा स्टेटमेंट है ये क्या सही आपको लगता है?
इसके जीएसटी परिषद जो है केंद्र राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और जीएसटी के लिए शीर्ष निकाय के रूप में काम करता है। इसमें केंद्र और राज्यों के कुल मिलाकर के 33 सदस्य होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं और इसके उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के मंत्रियों के बीच निर्वाचित होते हैं। तो इसलिए तीसरा वाला गलत है, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के पदेन सभापति होते हैं और केंद्रीय राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के पदेन सचिव होते हैं। ठीक है, समस्त कार्रवाई केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क CBEC के द्वारा होती हैं और जो अध्यक्ष अस्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा है वो है आपका गलत। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत, तीसरा भी गलत, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि बी। जैव विविधता जो विरासत है बच्चे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जैव विविधता विरासत के बारे में आपने आवश्यक रूप से पढ़ा होगा। बताइए इसका राइट आंसर। ये कह रहे हैं इन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। क्या इनको राज्य सरकार अधिसूचित करती है या नहीं, उसके बारे में आप मुझे बताएं। तो आप कहोगे जी हाँ, इसको राज्य सरकार अधिसूचित करती है, क्योंकि जैव विविधता अधिनियम 2002 आपने पढ़ा होगा और उसका एक धारा पढ़ी होगी जिसको सेक्शन के नाम से आप ऐसे समझ सकते हैं, और सेक्शन है 27। तो ये राइट देता है किसको, राज्यों को। इनके संरक्षण और प्रबंधन हेतु विनियमन केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैव विविधता की विरासत स्थल से प्रावधान संरक्षण के लिए नियम बना सकती है कौन, केंद्र सरकार। राज्य और केंद्र सरकार दोनों बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बनाती है, नहीं, इसमें दोनों बनाते हैं, तो दूसरा गलत है। एक मानव निर्मित क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त जैव विविधता मौजूद है, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं करोगे, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण आप देख सकते हो। तो कितने सही हैं, 20 में 2 सही हैं, पहला और तीसरा। नेक्स्ट, थोड़ा जूम कर दें। चलिए, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपसे कि पूंजी खाते के बारे में पूछा गया। किसके बारे में, पूंजी खाता। पूंजी खाता, पूंजी के अंतर्वाह वह का रिकॉर्ड जो सीधे किसी देश की विदेशी संपत्ति, देनदारी, प्रभावित आदि के रूप में, ठीक है, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पढ़ा होगा, करंट अकाउंट चालू खाता, कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, है कि नहीं, उसी से पूछा है। समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आइए बेटा, पहला है कि इसके प्रयोग चालू खाते घाटे के वित्तीयन में किया जा सकता है। बिल्कुल, कई बार यहीं से तो इसका आप देखोगे भरपाई कर दी जाती है चालू खाते की पूंजीगत खाते से। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देश की आय, उत्पादन और रोजगार पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता, बात एकदम सही है। किसी विदेशी उद्यम द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अधिग्रहण इसमें शामिल होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर कितने सही हैं, तीनों सही हैं। FDFA इसी में आता है बच्चे। अगर आपने कहीं से ऋण लिया है, लोन जिसको हम कहते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। चलिए, क्वेश्चन है 32, लेकिन उस पर जो ब्याज है देता है वो वहाँ से जाएगा। पैसा आता है इधर से और जाता है इधर से, कैपिटल अकाउंट से आता है और करंट अकाउंट से जाता है। पूछ रहा है कि कितने क्षेत्रों में भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। बताओ किस किस में आ जाएगा। जैसे 2025 के बजट में तो एक बताया गया आपको, किसमें, पहला कि समझना, यहाँ पर FDI की बात कर रहा है, किस किस में आ सकता है 100% विदेशी निवेश। तो उसमें बीमा सेक्टर में आ सकता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में आ सकता है, क्या पेट्रोलियम रिफाइनरी में आ सकता है, कृषि में आ सकता है, ये बात तो सही है। अब मुझे बताओ, खतरनाक रसायन, क्या परमाणु हथियारों में आपका आ सकता है, परमाणु हथियार बनवा सकते हो, खतरनाक, ये तो है रसायन भाई। ऐसी कीटनाशक दवाइयाँ आप बना दो, पता चले भारतीय लोगों को नुकसान दे, किसानों का, तो इसमें तो नहीं आना चाहिए। यह है औद्योगिक विस्फोटक। बताओ बेटा, ये विस्फोटक में पटाखे क्या आप इससे बना सकते हैं, मुझे एक बात बताओ। देखो कौन कौन से क्षेत्र में, जो दूर संचार, वित्तीय कंपनियों में, पेट्रोलियम रिफाइनरी, थोक व्यापार, होटल, परिवहन, ठीक है, और कोरियर सेवाएं, चाय बागान उद्योग, विज्ञान तकनीकी पत्रिकाएं, विदेशी समाचार पत्र, शिगार के उत्पाद, खतरनाक रसायन, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां।
अब देखो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अल्कोहल, औद्योगिक विस्फोटक दवाइयाँ, अड्डों का आधुनिकीकरण। क्या मुझे बताओ अल्कोहल में आ सकता है कि ये नहीं आना चाहिए, है ना। तंबाकू प्रोडक्ट उसमें भी नहीं आता है। तो देखो अब इन्होंने तो कह रहा है कि सब में, मैं कहूँगा नहीं। आप एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है, गूगल करके एक बार चेक कीजिएगा। तो जो एफडीआई जो खास तौर पर आता है, ठीक है, वो इसमें तो आएगा ही आएगा, इसमें भी आएगा। लेकिन ये जो विस्फोटक है और ये खतरनाक रसायन, इनमें थोड़ा नहीं आ जाता, इसमें तो आप देखोगे नहीं आता है ना, इसमें नहीं आता। अल्कोहल में कैसे आ जाएगा बताओ, तंबाकू प्रोडक्ट में, बताओ बेटा। अल्कोहल में औद्योगिक विस्फोटक, हवाई अड्डे के आ जाएगा, लेकिन अल्कोहल में एफडीआई, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। आपके ऊपर इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे जो इसका आंसर लगता है वो लगता है 20 में 2 सही है। मैं इसमें पहला और चौथा मान रहा हूँ सही, बाकी की 2 में मुझे डाउट है, ठीक है। बाकी का मैं चेक करके आपको बता दूंगा। 32 का आंसर आप बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है अधिभार। अधिभार ये सरचार्ज होता है बच्चे, सरचार्ज आपने पढ़ा होगा, शेष की राशि, सरचार्ज की राशि। अरे बोलो हाँ, पढ़ा है कि नहीं बेटा? बेटा बोलते नहीं हो, बताओ जल्दी शेष का आंसर। देखिए पहला ये कह रहे हैं कि यह कर की दर पर लगाया गया अतिरिक्त कर होता है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। इसके लिए विशेष उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि शेष के लिए होती है। किसके लिए होती है? जो शेष होता है उसके लिए आवश्यकता होती है, इसके लिए नहीं होती। इससे प्राप्त आय भारत की संस्कृति में जमा होती है, मतलब कि बिल्कुल ये तीनों बातें सही हैं। और जो अधिभार होता है, सरचार्ज जिसको हम कहते हैं, सरचार्ज का जो पैसा होता है बच्चे, ये राज्यों के साथ में जो स्टेट होते हैं इनके साथ में वितरित नहीं किया जाता है। जो शेष का पैसा होता है ये राज्यों के साथ में, किसके साथ में? राज्यों के साथ में इसको वितरण किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो तीनों बातें सही हैं, ए सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शेष जो लगता है वो विशेष उद्देश्य के लिए लगता है, सरचार्ज का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, लेकिन सरकार लगा सकती है। 34 नंबर है, भारतीय कंपनियों को अन्य देश से पूंजी जुटाने की अनुमति नहीं होती है। वाह रे वाह, बेहतरीन क्वेश्चन पूछ लिया। शेयर बाजार से, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से वो ले सकती हैं, क्यों नहीं ले सकती? ले सकती हैं, तो पहला गलत है। स्टॉक एक्सचेंज सरकार को अपने बजट के लिए वित्त प्रबंधन सक्षम बनाता है, ये बात सही है। पूछा है सही के बारे में, तो दोनों सही है। तो आपका क्या होमवर्क है? आपको पढ़ना है सेबी के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में। एक बार पढ़ लीजिएगा तो इसके कुछ की टर्मोलॉजी, तो फायदे में रहोगे। बजट आपने पढ़ा होगा तो जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चाओं में रहा डस्टेड अपोलो। देखो बेटा ये चर्चाओं में रहा है, तो इसको बताओ। मानूंगा नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा। इससे पता चलेगा कि आप करंट अफेयर भी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं तो फिर कैसा पढ़ते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो आपका डस्टेड अपोलो जो है, ये बच्चे ये क्या है? ये बच्चे आप देखोगे ये क्या है बेटे? ये आपकी अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली एक तितली है, बटरफ्लाई है। और ये आपको कहाँ मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। कहाँ पर? HP लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार इसको देखा गया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, वहीं पर है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मिली थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी वो उत्तराखंड में, सॉरी, तो हिमाचल प्रदेश में देखी गई है, लेकिन वो उत्तराखंड में है। लेकिन कभी कभी उस क्षेत्र में भी आई है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। एक बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो कुरुंजी, कुछ ऐसा आई थिंक नीलगिरी वाले क्षेत्र में एक पुष्प आता है 12 वर्ष में, उसका नाम कुरुंजी है शायद, आई थिंक। अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आएगा तो दिमाग पे बताऊँगा, आप बताइएगा वो कौन सा पौधा है जो 12 वर्ष में भारत में, साउथ इंडिया का है, नीलगिरी वाले क्षेत्र में आपको दिखता है, ठीक है। तो उस पर ऐसा ही है। तो हाँ, तो एक क्वेश्चन आपको बेटा ये बताना है। अब जैसे ये बटरफ्लाई पर ही क्वेश्चन है, तो आपसे UPSC ने पूछा है, तो मैं भी पूछ लेता हूँ। देखते हैं आप PY सोल्व कर रहे हैं या नहीं, तो इससे भी पता चलेगा। देखो आपको बताना है किस स्टेट की ये स्पीसीज़ है, ठीक है। जो आपकी तितली है
ठीक है। तितली किस राज्य की, इसको किसी राज्य ने आप देखोगे स्टेटस का दर्जा दिया है, राज्य स्पीसीज इसको बताया है, तो किसने बताया ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट्स में बताइए किस राज्य की है। अगर आप PYQ सोल्व कर रहे होंगे तो इसका आंसर दे दोगे, और नहीं कर रहे होंगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाएगा बेटा, गलत बता सकते हो। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन बताओ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंग्लिश मीडियम। 30 नंबर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 31 how many of the given above sector 100% foreign direct investment is permitted in India with reference to surcharge consider a statement। 33 34 and 35 the state Apollo, तो a species of butterfly found in high अल्टीट्यूड्स, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बजट से क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो बच्चा ने बजट पढ़ा है 36 नंबर का क्वेश्चन, तो वो इसका राइट आंसर दे सकता है। नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और यदि पहली बार बजट के बारे में सुना है नाम, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, अन्यथा सभी पढ़ लेते हैं। देखो क्या है पहला स्टेटमेंट, देखो ये कह रहे हैं कि प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है बच्चे, जब राजकोषीय घाटे में से आप ब्याज जो भुगतान है उसको घटा देते हैं और राजकोषीय नीति के मूल्यांकन में उपयोग में लाया जाता है, तो तभी इसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो बात सही है। अब प्राथमिक घाटे में राजकोषीय घाटे में से, प्राथमिक घाटे में क्या होता है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटा देते हैं। वहीं अगर राजकोषीय घाटे की बात कर लें तो ये कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटा कुल व्यय और कुल प्राप्तियों में से ऋण एवं देयताएं सहित, देयताएं सहित नहीं होता बेटा, जो ब्याज होता है ना इस पर जो ऋण देयताएं सहित नहीं होता है, ये रहित होता है, ध्यान में रखना है इसको, रहित होता है, रहित, ठीक है, तो रहित होता है ये, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है। उधार देताओं को छोड़ करके कुल व्यय और कुल आप देखोगे ऋण विभिन्न प्राप्तियां उधार को छोड़ करके, तो ध्यान में रखना है इसको। तो यहाँ पर दूसरा गलत है। उसके बाद अगर तीसरा स्टेटमेंट देखें कि बजट घाटा, बजट घाटा बेटा कब होता है, बजट घाटा कब होता है, ये कह रहे हैं कि राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा और सरकार की एक वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक के प्रति देयताएं जो होती हैं, क्या उसके तहत इसको निकाला जाता है। तो बजट घाटे में एक वित्त वर्ष में RBI के लिए किए जाने वाला ऋण होता है, तो इसमें राजस्व घाटा, पूंजीगत भी है और राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों को इसमें से घटाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो तीसरा एकदम सही हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है, देखो जब प्रभावी राजस्व घाटा होता है बच्चे, तो इसमें जो संपत्ति सर्जन के लिए दिया गया अनुदान होता है अंतर्कलम, जैसे केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाला अनुदान होता है, ठीक है, तो उसको इसमें शामिल किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि राजस्व घाटा प्लस संपत्ति सर्जन हेतु अनुदान राजकोषीय अनुशासन का प्रतीक है। देखो बच्चे जो राजस्व घाटा होता है, अगर आप इसकी बात कर ले, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटे में, तो राजस्व इसमें क्या है कि केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है और राजस्व की व्यय श्रेणी का माना जाता था, परंतु अनुदान की परिसंपत्ति में वृद्धि होने के कारण इस व्यय की प्रकृति में अनुसार उसे राजस्व व्यय की श्रेणी से हटा दिया गया। प्राप्त घाटा प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। पहले इसमें शामिल था लेकिन इससे व्यय ज़्यादा हो जाता था, बट अभी तत्काल स्थिति में क्या है, इसको लगभग कुछ वर्षों से इसको क्या है शामिल नहीं करता है। तो संपत्ति सर्जन हेतु अनुदान, इससे व्यय बढ़ जाता था सरकार का, तो ये हटा दिया है, घटा दिया है। तो चौथा गलत है। कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं, 2 पंक्तियां सही सुमेलित हैं, मतलब कि इसका आप देखोगे बी राइट आंसर होगा। तो प्रभावी राजस्व घाटे में राजस्व घाटा माइनस संपत्ति सर्जन के लिए दिया गया अनुदान है। संपत्ति सर्जन के लिए ये कह रहे हैं प्लस, प्लस नहीं होता बच्चे, ये माइनस होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है, तो 2 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए अब देखो बेटा, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन है। मैं फिर से कहूँगा, इन्फ्लेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, आप अच्छा ही कर लोगे, है ना। आपने कहा इकोनॉमी के क्वेश्चन करवाओ सर जी, मैंने कहा बेटा इकोनॉमी के क्वेश्चन में करवाऊँगा, आप रिवीजन करो, करो रिवीजन।
PDF टेलीग्राम पे मिलेगा। कोर मुद्रास्फीति की गणना में खाद्य वस्तुओं एवं ईंधन को शामिल नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखो कोर, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन जब हम निकालते हैं तो उसमें सबको शामिल कर लेते हैं। जब कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं तो उसमें से हम जो ऐसी वस्तुएं, जो अस्थिर वस्तु होती है जिनके प्राइस कभी बढ़ गए कभी घट गए, उनको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो पहला एकदम सही है। बस खाद्य वस्तु एवं ईंधन में मूल्य में वृद्धि की प्रकृति अल्पकालिक होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कम समय में क्या होगी, बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी, और इसीलिए कोर इन्फ्लेशन में से क्या करते हैं, हम इसको घटा लेते हैं खाद्य और वस्तुओं को, है कि नहीं। अगर ये स्टेबल रहती है, जैसे प्राइमरी गुड्स हैं, जैसे विनिर्माण होता है, ठीक है, WPI आपने पढ़ा होगा, तो उसमें 64% के आसपास है लगभग, है कि नहीं। तो हम वहाँ पर उसको नहीं घटाते हैं, बल्कि उसके 697 वस्तु इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला भी सही है, कथन दूसरा भी सही है, और कथन पहला कथन दोनों सही है, कथन दूसरा कथन एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो दैट्स राइट आंसर क्या होगा, ए। बच्चे बहुत ही बढ़िया टेस्ट है मेरे हिसाब से, तो मैं कहूँगा रिवीजन के हिसाब से ये बहुत अच्छा टेस्ट है, सोलिड टेस्ट में एक रखो आप इसको। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा एसडीआर पढ़ा है कि नहीं, अरे बोलो हाँ, क्या हो, हाँ। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चे, ये एसडीआर IMF आपने पढ़ा है, अरे बोलो हाँ। IMF ये कृत्रिम मुद्रा के रूप में आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो उसने 1969 में, कब बनाया था ये, 1969 में एसडीआर बनाया गया। इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको कहा जाता है। ठीक है, एसडीआर को। अब इसमें कई देश शामिल हैं और कई देश की मुद्राएं इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कई मुद्राएं शामिल की गई, जैसे 2016 में चीनी युआन, इसके अंदर उसको रैनबेन भी कहते हैं, वो इसमें शामिल किया गया था। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था बच्चे, 2015 में शामिल किया गया और 2016 में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट ऐसी। तो इसको देखो, पढ़ो बेटा। इसमें शामिल होने वाली मुद्रा को स्वतंत्र रूप से उपयोग के योग्य होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, उसका उपयोग हो सके और स्वतंत्र रूप से हो सके, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। जैसे डॉलर है, डॉलर का उपयोग होता है कि नहीं, निजी क्षेत्र इसका उपयोग नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजनेस आपको हो सकती है। विशेष रूप से इसमें जो शामिल होता है सामान्यतः सरकारें करती हैं और सरकारों के लिए बनाया गया था। कई सरकारें इसमें अपने आप देखोगे चीज़ों को रखते हैं, मुद्राएं इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। वहीं जो दूसरा स्टेटमेंट है, क्योंकि निजी पक्ष एसडीआर का उपयोग नहीं करते हैं, ना ही वे इसका संग्रहण कर सकते, तो इसलिए जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। कह रहे हैं ना, नहीं कर सकते, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बच्चे इसके अंदर कितनी मुद्राएं हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 6 मुद्राएं हैं। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा यूएसए डॉलर, इसका आप देखोगे है। ठीक है, यूएसए डॉलर है, इसमें आपको मिलेगा यूरो मिलेगा। ठीक है, यूरो के साथ साथ आपको चीनी येन मिलेगा, येन, तो इसको बाई बना देते हैं, येन आपको मिलता है। जापानी जो मुद्रा है वो मिलती है, जापानी येन मिलता है, रेनबेट भी मिलता है, ब्रिटिश पाउंड मिलता है, पाउंड। ठीक है, येन मिलता है, रेनबेट भी मिलता है, इसको आर से कर देते हैं। चलो, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यहाँ पर आपको मिलते हैं अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन, ठीक है, यूरो, चीनी रेमनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। तो ये 5 मुद्राएं हैं इसमें जो शामिल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 39। G33 आपने पढ़ा होगा। अब देखो है क्या, कई बार हम पढ़े रहते हैं G20, G7 पूछ लिया, G33 बताओ बेटा, G4 पूछ ले, है कि नहीं, पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यूपीएससी अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, तो स्पेसिफिक इसका कोई सिलेबस नहीं है, ध्यान में रखना बेटा। कभी वो कि सर यही सिलेबस है, यही पढ़ना है, बेटा कुछ भी पूछ सकता है वो। आप G20 पढ़ो, आप 7 पढ़ो, G4 पढ़ो, G3 पढ़ो, क्वाड पढ़ो, है कि नहीं। तो अब आपसे पूछ ले G33 बताओ फिर क्या है। देखो जो पूछा उसको बताओ। देखिए अगर हम देखें इसके बारे में, तो G33 जो आपका है, G33 समूह विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी का विरोध करता है। मतलब कि ये खास तौर पर इसलिए बनाया गया क्योंकि लगभग
48 विकासशील देशों का एक समूह है जो कृषि और उनकी आत्मचिंताएं हैं, ठीक है, उनकी मांगे हैं। भारत और चीन सहित इसमें 38 देश हैं। तो ये कह रहे हैं कि कृषि सब्सिडी का विरोध करता है। तो जरा मुझे बताओ, अगर ये विरोध करेगा तो क्या ये सब्सिडी देंगे? तो इसमें तो भारत खुद ही शामिल है, तो ये तो गलत है। विकासशील देशों का समूह है और इसमें लगभग 48 सदस्य देश आपके विकासशील हैं, जिसमें भारत और चाइना है। और भारत तो सब्सिडी 10%। आपने पढ़ा है WTO? मुझे लगता है कि बहुत कुछ नहीं पढ़ा है। मेरा मन कहता है कि एक बार इनको थोड़ा बता दो ये सर। फाओ आपने पढ़ा होगा। अब बहुत सारी चीज़ें हैं तो मेंस वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है एकदम। WTO आपने पढ़ा होगा, इससे पहले गार्ड्स हुआ करता था, वो सारा इतिहास तो आपने देखा ही होगा। इसमें आपने जो एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट पढ़ा होगा, अब इसमें आपने पढ़ा होगा 3 जो कि इसमें सब्सिडी वाले बॉक्स होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा अंबर बॉक्स, एक आपने पढ़ा होगा ब्लू बॉक्स, एक आपने पढ़ा होगा ऐसे ग्रीन बॉक्स, पढ़ते हैं कि नहीं, और एक रेड बॉक्स शायद। चलो इसको छोड़ो, 3 बॉक्स को देखो। तो आप ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पे सब्सिडी तो दे सकते हैं, लेकिन अंबर बॉक्स पे नहीं दे सकते। अब अंबर बॉक्स पे क्या है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है। जो विकसित देश हैं वो क्या कर सकते हैं, अपना 5% सब्सिडी दे सकते हैं। विकासशील देशों को कहा कि आप 10% ही दे सकते हैं। उसी में 2013 का बाली सम्मेलन आपको याद होगा, ठीक है, उसी में फिशरिंग इंडस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। उसके साथ साथ आप ये अबू धाबी में जो हुआ सम्मेलन था वो भी आपको पता होगा, ठीक है। इसकी बैठक हुई थी 2024 में। कब होती है? हर 2 वर्ष में मंत्रिपरिषद में मिनिस्ट्रियल एक बैठक होती है। अरे बोलो हाँ बच्चे। तो ये तो सब आपको पता है ही, ठीक है। अब देखो, तो पहला जो स्टेटमेंट है गलत है कि नहीं? तो पहला गलत है क्योंकि ये क्यों विरोध करेगा? क्या भारत आपको लगता है कि विरोध करेगा? तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, ठीक है। अब या तो आंसर बी होगा या सी होगा। ये कह रहे हैं शांति उपबंध मत्स्य सब्सिडी के तहत एक अंतरिम व्यवस्था को संदर्भित करता है। नहीं सर, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों और उसके सभी समझौतों को स्पष्टी करनी होती है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे, आप देखोगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 39 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि तराई आर्क लैंडस्केप के बारे में। अब कई बार तराई का जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं तो गंगा यमुना के दोआब की बात करने शुरू कर देते हैं, लेकिन ना केवल गंगा यमुना के दोआब, ये कई और क्षेत्रों में भी आपको मिलता है। जैसे यह यमुना और बागमती नदियों के मध्य का क्षेत्र है। किसका है? बागमती नदियों का क्षेत्र है। अब ये बागमती नदी कहाँ पर है आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो कई बार आपसे पूछ लेता है। तो ये एक तरीके से ताल पश्चिम यमुना नदी और पूर्वी बागमती नदी का लगभग 810 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है, जो शिवालिक की पहाड़ियों के निकटतम भाबर क्षेत्र और तराइन बाढ़ के मैदान का कथन, ठीक है। तो पहला सही है। इसमें केवल भारत का क्षेत्र सम्मिलित है, तो देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत के साथ साथ इसमें नेपाल के कई ऐसे क्षेत्र इसके अंतर्गत रखे गए हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे जो बांग्लादेश का रीजन है वो भी इसके अंतर्गत रखा गया। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है बच्चे वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दूसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। तो देखो जैसे ही दूसरा गलत हुआ, आंसर हो गया सी। इसे संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत मान्यता दी गई है। तो बिल्कुल ये बात सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले इंग्लिश मीडियम के करेक्ट आंसर बताओ बेटा। ये लो, 37 नंबर क्वेश्चन, 38, 39 नंबर और 40 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 41 नंबर बेटा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया कितनी उदारवादी अर्थशास्त्र की विशेषताएं। बताओ, उदारवादी अर्थशास्त्र आपसे पूछा है बच्चे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा उदारवादी अर्थशास्त्र कौन सा होगा? अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों पर छोड़ना। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था जब बाजार की शक्तियों पर रहेगी तो वो उदारवादी अर्थव्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो पहला सही है।
विनियमन के लिए न्यूनतम विधियों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, अगर आप देखो ज़्यादा बनाओगे तो किधर से आप लिबरल होगे भाई, आप उदार रहो, थोड़े कम बनाओ, ठीक है। और लिबरल क्यों हुआ, भारत एलपीजी रिफॉर्म क्यों कहते हैं हम, राज्य द्वारा सार्वजनिक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। तो ये बात सही है। तो यहाँ पर कितनी है, तो ये सभी हो जाएंगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखिए। 3 स्टेटमेंट है और पूछा गया भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के कारण थे। बेटा इसका आंसर आपको बताना है, मैनू नहीं बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने बताना बेटा। देखते हैं कितने बच्चे 42 का करेक्ट आंसर देते हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था और क्यों बनाई गई उसका रीजन आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। 42 नंबर, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ तो लूँ। देखो आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, आपसे कर क्या रहे हैं हम चर्चा पर्चा, आपका कुछ फोकस है कि नहीं क्लास पे, क्या पता ऐसे ही बस चल रहा है। कितने कथन सही हैं, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, एक राज्य में केवल एक ही क्षेत्र ग्रामीण बैंक कार्य कर सकता है। एक राज्य में केवल एक ही क्षेत्र ग्रामीण बैंक कार्य कर सकता है। क्या ऐसा है, कोई रिस्ट्रिक्शन इस पर लगा रखी है सरकार ने, कोई रिस्ट्रिक्शन है ऐसी कोई, आप कहोगे डी नहीं, कोई भी कर सकता है, एक से अधिक भी कर सकते हैं, केवल वर्ड है, काटो इसको। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 10% से अधिक एफडीआई की अनुमति नहीं है। अरे भाई ज़्यादा भी आ सकता है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ज़्यादा भी आ सकता है। 14 बैंक हैं अभी तक आरबीआई के साथ में, और 74% एफडीआई पहुंच गया, 49, 20, 74। भारत में विदेशी बैंक एक स्वतंत्र कानूनी इकाई मानी जाती है। क्या स्वतंत्र रूप से आती हैं? जी नहीं, उसके लिए कई ऐसे आरबीआई के दिशा निर्देश होते हैं, ठीक है। और विदेशी बैंकों के लिए एक पंजीकृत शाखा होती है, तो स्वतंत्र थोड़ा ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तीनों गलत हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, समिति देकर रखी है संबंधी। देखो मैं आपसे कहूँगा ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है ना तो स्किप कर दो, उसका सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शन चाहिए। तुक्का मारना है तो सब मार दो, है कि नहीं। जैसे मीरा सेठ जो थी, ये हथकरघा क्षेत्र के लिए बनाई गई थी, ये 1997 में बनी थी। कब बनी थी? ये 1997 में बनी थी, तो पहला एकदम सही है। आबिद हुसैन जो ये खासतौर पर लघु उद्योगों की समस्या थी, ये भी 1997 में 27 जनवरी को थी, और ये जनवरी 1997 में, तो ये भी बात सही है। बाबा कल्याणी जो थे, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो स्पेशल इकोनॉमी क्षेत्र जो होते हैं, जोन होते हैं, उनके लिए बनाया गया था, तो तीसरा भी सही है। तो कितने सही सुमेलित हैं? तो आप कहोगे सी। इसमें आप देखोगे सही सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 45 नंबर। ये कह रहे हैं इब्सा फंड के बारे में पूछा है। किसके बारे में? इब्सा फंड। आपको बताना है इब्सा फंड किससे रिलेटेड है। इब्सा फंड के संदर्भ में जैसे यह भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा जलवायु परिवर्तन समन हेतु स्थापित किया गया है। मतलब कि इब्सा जो फंड है, देखो पहली बात तो ध्यान में रखना, भारत और ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान है, और इस फंड का गरीबी भुखमरी को कम करना था। 2004 में स्थापित हुआ और 2006 में इसने शुरू किया था। तो ये भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन नहीं है, ये भुखमरी से रिलेटेड है, ठीक है। किस पर है? भुखमरी पर। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है कि नहीं? तो पहला गलत, अब आंसर आपको मिल गया। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। दक्षिण दक्षिणी सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय इसका प्रबंधन करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके प्रत्येक सदस्य प्रत्येक वर्ष $1 मिलियन का योगदान करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, थोक मूल्य सूचकांक पढ़े हैं, WPI पढ़ा है कि नहीं? अरे बोलो हाँ, कुछ तो बोलो भाई। काम बेटा देखो, UPSC का एग्ज़ाम दोगे तो थोड़ा सा अपने आप को सचेत कर लो। मैंने कहा है इन्फ्लेशन अच्छे से पढ़ लो। और जो यहाँ पर पूछा है ना क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, UPSC का अनुभव है, प्रीलिम्स का अनुभव है, ठीक है। मेंस मैंने UPSC के पेपर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया है, बच्चों को कई को बताया है, ठीक है। चलिए, तो थोक मूल्य सूचकांक देखिए, इसकी गणना के आधार पर 2011-12 निर्धारित करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 11-12 है। NSO का कितना है? इसको कौन निकालता है? MOSPI याद है, DPIIT निकालता है, इकोनॉमी एडवाइजर ऑफिसर। 2011-12 इसका बेस ईयर्स है। अब तो PPI आने लगा है। PPI बताइएगा, PPI क्या है? इसकी बॉस्केट में आप देखोगे प्राथमिक वस्तुओं का भारण सर्वाधिक है। प्राथमिक का नहीं बच्चे, ये गलत है, यहाँ पर विनिर्माण का भारण ज़्यादा है, ठीक है। इसकी गणना में अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता। देखो जैसे दूसरा स्टेटमेंट है, इसको कट करो पहले, जहाँ 2 है उसको काटो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा,
ना तो आंसर आपका बी है, ना सी है, ना डी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है और 2 इसका गलत है। तो तीसरा सही है। ये कह रहे हैं यह उपभोक्ता की क्रय शक्ति परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है। अरे भाई ये तो सीपीआई करता है, डब्ल्यूपीआई नहीं करता। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो हाँ, बोलते रहो बच्चा। देखो, निम्नलिखित में से कौन से किसी देश द्वारा मुद्रा अवमूल्यन के परिणाम है? मुद्रा अवमूल्यन एक होता है मूल्य ह्रास। यदि किसी देश की मुद्रा आप देखोगे वस्तु के सापेक्ष उसका क्या हो जाए, कीमत वैल्यू कम हो जाए, जैसे इन्फ्लेशन में तो वस्तु का मूल्य का ह्रास हो रहा है, लेकिन अवमूल्यन जब डॉलर के मुकाबले आपकी मुद्रा कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं। और इसमें सरकारें भी करती हैं, कई बार किया है। तो उसी पर क्वेश्चन है, उसी पर क्वेश्चन है। चलिए देखिए 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 क्वेश्चन देखिए। ये कह रहे हैं मुद्रास्फीति में कमी। तो आप कहोगे हाँ बात तो सही सी बता रहे हैं, मुद्रास्फीति में कमी होती तो है। क्या होती है? मुद्रास्फीति में कमी होगी। अरे भाई जब आपका मूल्य ह्रास हो जाएगा तो इन्फ्लेशन तो आपकी बढ़ जाएगी बाबा। तो ये तो गलत है, इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगी। अब देखो जो जहाँ पर एक है उसको कट करो, आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा। क्यों क्यों होगा भाई? ये क्या? विदेशी निवेशों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि आपका क्या होगा, रुपया मद्दा हो जाएगा, डॉलर मजबूत हो जाएगा, तो आएंगे और $1 लगाएंगे और 100 रुपये ले जाएंगे, है कि नहीं? आज पहुँच गया 87। ये है संप्रेषण में वृद्धि, जो रेमिटेंस है उसमें वृद्धि वो बढ़ जाएगा, डॉलर भेजेंगे और रुपये में वैल्यू। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की साख, बिल्कुल सर्जन क्षमता आपकी कम हो जाती है, ये बिल्कुल बात सही है। तो चौथा भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश माध्यम बेटा वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दो। 41 का, 42 का, 43 का, 44 का, फिर इधर आ जाओ 45 का, IVS फंड के बारे में पूछा है, फिर 46 का होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के बारे में, फिर उसके बाद में पूछा है आपसे करेंसी डिवैल्यूएशन ऑफ ए कंट्री। कई बच्चों ने इसका आंसर भी दिया होगा। रेमिटेंस समझ में नहीं आया होगा उनको। रेमिटेंस जो NRI के द्वारा भेजा गया पैसा होता है, अपने किसी देश के नागरिकों द्वारा अपने घर को, परिवार को लिए भेजा गया जो पैसा होता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्व घाटे में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं? क्या? राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। अभी पढ़ के आ रहा हो भाई। राजस्व घाटे का मतलब होता है राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां। क्या होता है? जब आप राजस्व व्यय में से राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, घटा देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। तो ये कर संग्रह में कमी करता है, पहली बात। यह ब्याज भुगतान में वृद्धि करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। अत्यधिक कल्याणकारी भी है, यदि होगा तो इससे बिल्कुल राजस्व घाटे में वृद्धि होगी। सहायक, अगर आप सब्सिडी दोगे, सहायक का मतलब होता है सब्सिडी, अगर इसमें वृद्धि करोगे तो बिल्कुल ये बढ़ जाएगा। तो डी है, इसमें कुछ था नहीं वैसे, लेकिन अब मेरे लिए नहीं था, कई के लिए हो सकता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 49, अनुपातिक कर प्रणाली में आय बढ़ने से कर की राशि में वृद्धि होती है। देखो अनुपातिक, जैसे आपने GST पढ़ा होगा, तो अनुपातिक क्या होता है? सब पे बराबर लगता है। अब आपकी आय कितनी है उस पर डजंट मैटर, बट ये सब पे बराबर लगता है ना? तो कर की दर में क्या है? वृद्धि होती है। वही कह रहे हैं कि भारत में आयकर की प्रवृत्ति प्रगतिशील कर है। देखो यहाँ पर जो अनुपातिक है ना, ये सब पर बराबर लगता है, ठीक है। अगर आपकी आय बढ़ने में कर की दर में वृद्धि होती है, ठीक है, तो बात सही है। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम है, अनुपातिक जो कर प्रणाली है, ये संपूर्ण आय पर सभी को समान दर से कर अदा करना पड़ता है, और इसे आय बढ़ाने से राशि में तो वृद्धि होती है, परंतु प्रतिशत यथावत बना रहता है, ठीक है। तो ये बात सही है। आय बढ़ने से कर की राशि में वृद्धि होती है, आय बढ़ने से कर की राशि में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो भारत में, ठीक है, प्रगतिशील है, आपकी अगर इनकम बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाएगा, तो दोनों बातें सही हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, देखते हैं कितने बच्चों की 50 लगेगी आज की क्लास में। भारतीय घड़ियाल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। कुछ शब्द हैं इसमें, मुझे बता सकते हो आप इन शब्दों के बारे में? कई बार मुझे नहीं पता होता ना। जैसे इनमें लैंगिक द्वैरूपता पाई जाती है, केवल नर घड़ियाल ही थूथन पर बल्बनुमा
नाव पाई जाती है? भारत में ये चंबल और गिरवा नदी में पाए जाते हैं। तो तीनों बातें सही है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो कितने कथन सही हैं? ये है। अब देखो जैसे केवल है, सामान्य तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन 95% गलत होता है, परंतु फिर भी इन्होंने पूछा है तो यहाँ पर आप देखोगे सही है। और 75 वर्ष तक ये रहते हैं। ग्रेटर काजीरंगा राष्ट्रीय घड़ियाल देखने के लिए आपको मिलते हैं और 7 मीटर तक ये लंबा हो सकता है। तो त्वचा मोटी होती है, चिकने और एपिडर्मल स्केल से ढकी होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। साइट्स की एक परिशिष्ट में रखा गया है। संरक्षण, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसकी अनुसूची 1 में है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान में रखना है। घड़ियाल खासतौर पर ये थूथन सभी मगरमच्छों में सबसे पतली और सबसे लंबी होती है। इसके अलावा वयस्क नर की थूथन की नोक पर एक बड़ा बल्ब होता है जिसे घारा कहा जाता है। यह सभी मगरमच्छों में सबसे अधिक जलीय भी है और क्योंकि यह कभी भी पानी से दूर नहीं जाता है और मादाएं अपने अंडे नदी के किनारे रेतीले क्षेत्रों में देती हैं। तो मगरमच्छ क्या देता है? अंडे देता है। ये भी ध्यान रखोगे, कभी पता चले कि बच्चे बताने लगो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन है आपका, रियल इस्टेट निवेश ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट है। पहला, म्यूचुअल फंड के समान निवेशों से धन का एकत्रण। दूसरे में कह रहे हैं आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश। तीसरे में कह रहे हैं प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव न्यूनतम 100 करोड़ रुपए। और चौथे में कह रहे हैं कि न्यूनतम 100 शेयर धारक निवेश। उपयुक्त में से कितने सही हैं, ये आपसे पूछा गया है रियल एस्टेट के बारे में। इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है बच्चे, ठीक है। REIT के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। तो प्यारे लाल और लाली, आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्लासेस होगी, ठीक है, वो आपको अपलोड करा दी जाएगी, ठीक है, जिसमें हम 50 से 100 क्वेश्चन। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा, क्लास कैसा लगा, ठीक है। और यदि मुझसे कोई भी किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसको माफ़ करना, ठीक है। कई शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता है, या फिर मैं कहूँगा उच्चारण ठीक हो पाता है, कई बार ध्यान नहीं देते जैसे कितने सही है नहीं है, तो ऐसा कुछ हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ह्यूमन ही हूँ और सबसे मिस्टेक होती है। तो चलिए मल्लाह के पढ़ते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लासेस में, और जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एक लिस्ट बना लें और उसका रिवाइजन अच्छे से करें, ठीक है। मल्लाह के पढ़ते रहें, मिलते हैं क्लासेस में। बेस्ट ऑफ लक, बाय।